तो यहाँ तक की स्टोरी आप समझ गए होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से दोबारा बता रहा हूँ, एक सवाल जो आता है वो तुमसे पूछते हैं कि हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि धर्म को ऐसे, एक्चुअली तो धर्म मतलब कुछ और होता है, पर रिलीजन के लिए दूसरा कोई हिंदी शब्द हमें पता ही नहीं है, तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर ही नहीं सकते। राजनीति और रिलीजन हमेशा साथ में चलेंगे, किनका मानना था, गांधी जी का। देखो आगे वो उसको एक्सप्लेन करता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। वो आपको सीधी सी सरल सी बात बताते हैं कि जब गांधी जी ये कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, तो रिलीजन मतलब वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, वो उन एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन मॉरल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो रिलीजन में होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में बहुत सारे एथिक्स हैं, है ना, इस्लाम में बहुत सारे एथिक्स हैं, क्रिश्चियनिटी में अपने एथिक्स हैं। हर रिलीजन में जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यू है, रिलीजन के कोर में, हर रिलीजन के कोर में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, तो वो जो अच्छाइयां हैं हर रिलीजन के कोर में, वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उनका ये नहीं मानना था कि आप एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें पॉलिटिक्स जो है वो एकदम ही अलग हो और रिलीजन अलग ही चल रहा है, नहीं, रिलीजन को इग्नोर मत करो, है ना। दैट्स व्हाई ही सेड दैट पॉलिटिक्स शुड नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉरी, religion can never be separated from politics, because politics should always learn, या politics should always draw its values from the ethics of the religion. Ekam satyam vipra bahuta vadanti, that politics should always be inspired from the ethics of the religion. Ekam satyam vipra bahuta vadanti, that politics should get its moral values from the ethics या from the religion. ethics मत लिखो, politics should get its moral values from the religion, अरे एक ही बात है, ये कोई साइंस का इक्वेशन नहीं है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे होता है ना एफ इज इक्वल टू एम ए, उसमें तुम अगर ए लिखना भूल जाओ तो फोर्स इज इक्वल टू मास हो जाएगा, है ना। एक लेटर, लेटर भी छोड़ो, या लेटर अल्फाबेट तुम लिखना भूल जाओ, इट इज एन इक्वेशन, इट कैन लीड अप टू ट्रेमेंडस डिजास्टर। But students in social science, the great students are those who understand that nobody wants to know whether you have written exactly as what is written in the textbook or not. We are not interested in knowing that. Neither you examiners are. We are interested in knowing that do you know the concept. If you know the concept, you can always express it in your own words. हम ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि आप जैसा बुक में लिखा है वैसा ही लिखना जानते हैं या नहीं, रटना आपको आता है या नहीं, नहीं, चतुर रामलिंगम मत बनो। हम ये देखना चाहते हैं सोशल साइंस में, सोशल साइंस के टीचर के तौर पे बता रहा हूं, क्या तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कहा था, किसने कहा था, किसने कहा था, पहले वो बताओ कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। द नेशनल फादर महात्मा गांधी ने कहा था। व्हाई डिड ही सेड दैट? He said that because he believed that religion can never be separated from politics. Why did he said that? He said that because he believed that that politics should always draw its core values from the ethics of religion. Yeah, politics should always be inspired by the ethics of religion. ठीक है, उसके बाद ये मैं आपको बता चुका था। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, ठीक है, ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 46, पेज नंबर 40। आज मैं अपनी बुक भी लेकर आया हूं, फिलहाल नोटबुक मेरे हाथ में, बुक भी उठाऊंगा। पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे टॉप पे ही क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जहां लिखा है ना, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग, हाँ वहीं पे टॉप पे क्वेश्चन लिखो, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रॉन्ग, या राइट और रॉन्ग, इस राइट और रॉन्ग लिख लो तुम, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग, या राइट हटा दो, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रॉन्ग, या व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स। देखो इस पूरे चैप्टर में तुम फॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तुम पढ़ोगे कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, पॉलिटिक्स का कास्ट पे क्या असर होता है, तो कैसे पूछते हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स politics can take into caste, same. What are the various form communalism, what is communal politics, what are the various form communalism can take into politics। देखो ये पूरा चैप्टर क्या है, अगर मैं तुमको निचोड़ में दो, कम ऑन, कम हियर, ये पूरा चैप्टर अगर तुम्हें एक निचोड़ में बताया जाए तो इस चैप्टर के कोर में है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, तुम बीजेपी राजनीति, इसको मारो, उसकी कुर्सी हड़पो, यहां दलित है, दलित कैंडिडेट उतारो, इलेक्शन जीतो, नहीं, वो नहीं। See, you have to understand, politics is very important. Politics किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें समझना होगा। तो जब मैं कहता हूं कि इस चैप्टर के कोर में पॉलिटिक्स है, तो उसका यह मतलब है कि गवर्नेंस है इस चैप्टर के कोर में,
सरकार है। देखो, किसी भी देश का भविष्य उस देश की सरकार तय करती है। सरकार चाहे तो भविष्य संवार सकती है, नहीं तो बिगाड़ सकती है। तो वो तुमसे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो कि एकदम कोर में होती है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके कोर में क्या है, उसकी गवर्नमेंट है। क्योंकि उस गवर्नमेंट में वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस देश में रहने वाले सब लोगों ने मिलकर उस गवर्नमेंट को चुना है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज कोर में, तो वो जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो इस चैप्टर के कोर में भी गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है। अब इस गवर्नेंस के ऊपर या इस पॉलिटिक्स के ऊपर, है ना, क्या असर पड़ता है जेंडर का, क्योंकि तुम्हारे देश का नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जैसा होगा, तुम्हारा देश वैसा होगा, है ना। अगर तुम्हारे देश में पॉलिटिशियंस ही एकदम नीच किस्म के हैं या फिर एकदम घटिया टैक्टिक्स अपनाते हैं, कभी विकास के बारे में बात नहीं करते, हमेशा मछली बांटने के बारे में बात करते हैं, मछली कैसे पकड़ा जाए इस बारे में बात नहीं करते, जनता का पैसा कैसे जनता पर लुटाया जाए ये तो सब जानते हैं। मान लो कि मैं तुमसे 100 रुपए लूं, 10 रुपए अपनी खर्च के लिए रख लूं और 90 रुपए में तुमको ये दे दूं, 50 का ये दे दूं, 30 का ये दे दूं, 10 का ये दे दूं, 90 रुपए तुम पे लुटा दूं। ये महान आदमी नहीं है। महान आदमी वो है कि अगर तुम लोगों ने उसको 100 रुपए दिए तो 100 का 10,000 कैसे करना है उसको आता है। उसको उसके लिए पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना होगा, या कैसे कोई टूरिज्म हब बनाना होगा कि लोग वहां पे अट्रैक्ट हो। एक स्मारक भी अगर तुम बना दो तो उसके आसपास चाय पकौड़ी मूंगफली बेचने वाले उनको भी रोजगार मिलता है ना। तुम अगर कोई मस्जिद ही बना दो तो आसपास लोग अगर बाजार लगाएंगे तो उस बाजार में जो लोग अपना सामान बेचेंगे उनको रोजगार मिलेगा। तो ये दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे ले, या फिर देश में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें कैसे प्रेरित करे कि वो कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनाए जिसको हम बाहर बेच सके या बाहर उसकी डिमांड है। जैसे तेजस एयरक्राफ्ट की डिमांड अर्जेंटीना ने की है, इसी एयरक्राफ्ट की डिमांड मलेशिया ने की है। जब निकला था तब लोगों ने बहुत स्टडीज की, घटिया एयरक्राफ्ट है ना, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। लेकिन देखो, कुछ लोग तो कहते ही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर मीडिया, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया, इज इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज एंड द वेस्टर्न इन्वेस्टर्स। तुम ये बात हमेशा याद रखना। खैर, तुम जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, पर ये मेरा एक सब्जेक्ट था। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुम ये बात समझने की कोशिश करो, वो देश पागल नहीं है क्योंकि वो उसको मांग रहे हैं। इट इज सो गुड, इट माइट नॉट बी द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट के, सॉरी, सबसे बेस्ट है ना लाइट एयरक्राफ्ट है ऐसा हम नहीं कहते, पर इट इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट। तभी वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील कर रहे हैं भारत के साथ, HAL तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस को खरीदने के लिए। इट इज अ गुड थिंग। तो ये एक समझदार व्यक्ति होता है, इसलिए ये एक समझदार राजनेता इन सब चीजों के बारे में बात करेगा। हाउ टू मेक श्योर दैट इफ मुझे अगर 10 रुपए मेरे देश के लोगों से मिलते हैं तो मैं उनको है ना, सॉरी, 100 रुपए मिलते हैं तो 90 वापस करने की जगह 900 रुपए में कैसे उनको वापस कर सकता हूं, ये समझदारी की बात होती है। तो ये चैप्टर, इसीलिए ये चैप्टर क्यों है, ताकि तुमको समझ में आए कि कास्टिज्म पॉलिटिक्स में कैसे है। तुम आगे पढ़ोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी अपने उम्मीदवार उतारती हैं तो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि जैसे मैं जयपुर में उम्मीदवार उतार रहा हूं तो जयपुर की कास्ट डेमोग्राफी क्या है, कितने हिंदू मुस्लिम, वो तो ठीक है, उधर हिंदू में भी कास्ट डेमोग्राफी देखते हैं। यहाँ पे यादव ज्यादा है, यहाँ पे जाट ज्यादा है, यहाँ पे सिंह ज्यादा है, या फिर यहाँ पे बनिया ज्यादा है, गुप्ता ज्यादा है। वो तुमसे पूछेंगे इस तरीके से, ठीक है, मतलब तुमसे पूछेंगे नहीं, उन्हें खुद ही पता होता है। और उस हिसाब से कास्ट डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए वो अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में होता है। तो बेसिकली ये चैप्टर क्यों CBSE ने डाला है, बेटा बेटी, ये चैप्टर आपको ये सिखाना चाहता है कि आप ये बात समझिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आप आज 15-16 साल के हैं, 2-3 साल के बाद आप भी वोट देने के लायक हो जाएंगे। तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको निर्णय कैसे लेना है ना, एक बेहतर इंसान, क्योंकि तुम्हारे हाथ में आगे चल के तुम उसका इस्तेमाल करो या ना करो, पर वोट की ताकत तुम्हारे पास भी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार तुम्हारे स्टेट में बन रही है या तुम्हारे देश में बन रही है उसमें तुम्हारा भी थोड़ा बहुत योगदान होगा। उस सरकार की असफलता में भी हो सकता है, उस सरकार की सफलता में और अच्छे कामों में भी होगा। तो ये बात तुम समझो, एक जागरूक नागरिक बनो, इसलिए CBSE ने तुमको ये चैप्टर दिया है। Anyways, क्वेश्चन लिखा है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग? ये व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स? एक समझदार स्टूडेंट वही है जो ऐसे नहीं याद करता,
वो याद करता है की पॉइंट्स क्या है, उसको तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, इतनी कैपेबिलिटी मुझ में है। तो की पॉइंट्स तुम देखो, मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। तुम आ जाओ पेज नंबर, ये तुम्हारा कौन सा पेज नंबर था यार, ये पेज नंबर, अगर ये पेज नंबर 46 है, दिस इज पेज नंबर 47। पेज नंबर 47, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप की लाइन छोड़ के ग्रीन से जो अंडरलाइन किया, लेट मी जूम इट मोर। Ideas, ideals and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. अंडर एक काम करो, तुमको एक्चुअली पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन करना है, लेकिन मैं तुमको बताता हूं एक एक की पॉइंट, ठीक है। इसको अपन लिख भी लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या की पॉइंट्स है, और उसको, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट की पॉइंट्स को लिखते हैं। पहले तुम कुछ मत लिखो, मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा ये आंसर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तुम्हें कोई पॉइंट याद नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, सिर्फ सुनो, यूं समझो कि मैं तुमको बस एक कहानी सुना रहा हूं, एक कहानी कभी तुमसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है, बस इसको सुनो। तो दोस्तों मेरे हमदम, मेरे हमराज, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रॉन्ग? या वो ऐसे भी पूछते हैं कि इस चैप्टर में पता है क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। पर इस चैप्टर में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रिक बताता हूं कि कीवर्ड्स देखो। मानो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स रॉन्ग, तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, रिलीजन और पॉलिटिक्स, बस समझ जाओ कि यही पूछा गया होगा, क्योंकि उससे जुड़ा एक ही आंसर अपन ने याद किया। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप सही है या गलत है, या व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स, रिलीजन कौन कौन से फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स, वो तुम यहां पे देखोगे। देखो पहली चीज है आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम, जो हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा ना, वो सेम आंसर इसका भी फर्स्ट पॉइंट है। जैसे जब मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, और उसका लॉजिक भी था, क्योंकि जब गांधी जी रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि रिलीजन का मेरा मतलब रिलीजन के कोर वैल्यू से है, तो जो पॉलिटिक्स है उसको रिलीजन के कोर वैल्यू से हमेशा इंस्पायर होना चाहिए, उसको रिलीजन के कोर वैल्यू से अपने एथिक्स ड्रॉ करने चाहिए, ये उनका मानना था। सेम टू सेम फर्स्ट पॉइंट में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है। What are the various forms religion can acquire in politics? Ideas, ideals and values, है ना। It is believed या it is supposed that politics, religion नहीं, religion तो वैल्यू दे रहा है, ऐसा मत लिख देना, इसमें गलती भी होती है। लिखना क्या है, politics can acquire ideas, ideals and ideals और क्या था, वैल्यूज, आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज फ्रॉम रिलीजन। लिखना ये है कि पॉलिटिक्स लेगा रिलीजन से आइडियल्स, वैल्यू, पर कई बार स्टूडेंट गलती से लिख देते हैं रिलीजन विल टेक, नहीं, वो गलती होती है, मुझसे भी हो सकती है। मैं भी ये चाहता हूं कि भविष्य में परीक्षा में तुमसे जो भी गलती होने वाली होगी, ईश्वर करे वो मुझसे यहां इसी लेक्चर में हो जाए, कि वो तुम्हें दिख जाए। ये गलती मत करना, ठीक है। याद रखना, रिलीजियन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें। हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिलीजियन का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, रिलीजियन कौन कौन से फॉर्म्स एक्वायर कर सकता है पॉलिटिक्स में। नंबर 1, आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज, ठीक है, कि आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज, मानो तुमको आइडियल्स नहीं याद आ रहा, भूल जाओ, आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ रिलीजन शुड इंस्पायर पॉलिटिक्स, है ना, सीधी सी बात है, शुड इंस्पायर पॉलिटिक्स, शुड गवर्न पॉलिटिक्स, वही यहां पे लिखा है। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, साहब एक ही बात है, आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड दे परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स, should play a role in politics, should govern politics, should inspire politics। एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से लिखता है, उससे सत्य नहीं बदलता। सीबीएसई तुमसे सवाल अलग अलग तरीके से पूछेगी, जवाब थोड़ी बदलता है। इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रॉन्ग? नो, it is not entirely wrong. Why not? Because politics can inspire, politics can acquire the values, the ethics from the religion. जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे ही लिखना आइडियाज, आइडियल्स, आइडियाज, आइडियल्स रट रहे हो, नहीं। इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग? अब इट इज नीदर राइट नॉर रॉन्ग, ऐसा लिख देना। अगर वो पूछते हैं इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग, तो लिख देना इट इज नाइदर राइट नॉर रॉन्ग। वाई? उसके बाद सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, बिकॉज, है ना, रिलीजन कैन टेक, सॉरी पॉलिटिक्स, गलती मत करना, पॉलिटिक्स कैन टेक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वैल्यू, अरे वैल्यू तो रिलीजन में,
Politics can take its inspiration from the core values of the religion, from the ideas, ideals and values of religion. या इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि the ideas, ideals and values of religion should inspire, should govern politics. ठीक है, महात्मा गांधी पहला पॉइंट. उसके बाद तुमसे किस चीज का क्या हो गया यहाँ पे, हटाओ इसको. यस, उसके बाद तुमसे किस चीज का जिक्र करते हैं, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द पॉलिटिकल नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी. देखो मानो रामनवमी आ गई, रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है, तुम्हें पता है, ठीक है. तो अगर तुम्हें पता है जुलूस निकलने वाला है तो तुम प्रशासन को पहले ही बोल के रखोगे कि भैया देखो यहाँ उत्तर में मंदिर है, हम पूरी परिक्रमा करेंगे शहर की और बहुत सारी भीड़ होगी, आप व्यवस्था कर दो. प्रशासन व्यवस्था करेगा. या मानो तुम कहोगे कि भाई कुंभ आने वाला है, हमें जितने भी बनारस के घाट है, हरिद्वार के घाट है, साफ चाहिए, लोग सरकार करवा देगी. इसमें ये क्या कह रहे हैं कि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स. तुम पॉलिटिक्स भूल जाओ, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस. मैं इसको अंडरलाइन करता रहता हूं कि मेन क्या है इसमें, यही है कि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स. इंटरेस्ट भी छोड़ दो, जितना अंडरलाइन किया है उतना ही तुम भी अंडरलाइन करना. पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, ये इन मत अंडरलाइन करना. हाँ, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स, है ना, एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी. अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि साहब अगर हमारा कोई रिलीजियस कार्यक्रम हो रहा है, या फिर अगर हम हज पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें जो मदद करनी है, मैं एक मुस्लिम हूं तो मैं वो डिमांड करूंगा. अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं कुछ और डिमांड करूंगा. पर मेरे धर्म से जुड़ी डिमांड करने का अधिकार मुझे सरकार से है. सरकार ये नहीं बोलेगी नहीं नहीं रिलीजन का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट रिलीजन वगैरह नहीं मानती है, तुम जाओ इधर से, हम कोई रिलीजियस काम नहीं करवाएंगे. नहीं, गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि उसके नागरिक जिस भी विचारधारा में मानते हैं, किसी भी सरकार का यह फर्ज है कि उसके देश के लोग किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के हो, उस सरकार का यह कर्तव्य है कि वो सरकार उनकी मदद करे. अगर उनके धर्म के लिए कोई कार्यक्रम है और उनकी कोई नीड है, रिलीजियस नीड ही क्यों ना हो, अरे बनारस के घाट साफ कराना रिलीजियस नीड है, हज के लिए पैसा चाहिए रिलीजियस नीड है, तो भले ही उनकी रिलीजियस नीड क्यों ना हो, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू डू इट. अब सरकार असक्षम है बात अलग है, पर यही चैप्टर कह रहा है. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तुमसे कह रहे हैं पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी. कि लोग जो हैं, लोगों के पास ये तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पीपल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी. लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब से क्यों ना हो, वो सरकार से अपने रिलीजियस एक्टिविटी के लिए परमिशन ले सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं, है ना. पीपल शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी. ठीक है, ये दूसरा. तीसरा क्या है, तुम सीधा यहां से लिखना, शुड बी, जो अंडरलाइन कर रहा हूं, शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियन, है ना, सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन. ठीक है, ये शुरू का मत अंडरलाइन करना, दोस हू होल्ड पॉलिटिकल पावर नहीं, तुम बस इतना अंडरलाइन करो, शुड बी एबल टू. अगर तुमने पहले ही अंडरलाइन कर लिया तो इसको थोड़ा हाईलाइटर से कर दो या इसके ऊपर बॉक्स बना देना. शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन या सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन. अब देखो, मानो कि मतलब अजान हो रही है और आरती हो रही है और तुमको पढ़ाई करनी है, तो तुम तो कोर्ट में जा सकते हो कि भाई मेरे राइट्स का हनन क्यों हो रहा है. जिसको मस्जिद में पूजा करनी है मंदिर में, जिसको गुरुद्वारे में, तुमको चर्च में पूजा करनी है, जाओ करो चर्च में पूजा, हमको कोई परेशानी नहीं है. पर किसी और की वजह से हमारे रिलीजियस मतलब हमारे राइट्स को नुकसान नहीं होना चाहिए. तो अगर तुम बड़ा ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो अभी दो पॉइंट्स पढ़ी ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक तरफ तो आपकी एनसीईआरटी आपको ये बता रही है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है. सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उसके देश में लोग चाहे किसी भी धर्म, पीपल शुड हैव द राइट, किसी भी धर्म या मजहब के लोगों, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके रिलीजियस राइट्स और डिमांड्स को पूरा करे. वो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से हो, उनके डिमांड्स को, उनके नीड्स को पूरा करे. दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हाँ, तुमको उनके रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स को पूरा तो करना है कि पीपल हैव द राइट. अरे इन अ डेमोक्रेटिक नेशन कायदे से पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड डिमांड्स,
है ना, नीड टू एक्सप्रेस द नीड्स एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी. पीपल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस द नीड्स एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी. ये उनका राइट है, तो गवर्नमेंट को पूरा करना है, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट को यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी और धर्म के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं या किसी और धर्म की वजह से किसी और को परेशानी ना हो. कि ऐसा नहीं कि यहां पे जुलूस निकल रहा है, वहां से पत्थरबाजी हो रही है, या यहां पे कुछ और हो रहा है, वहां से कुछ और हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. कि अगर तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे नंबर वन किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए. यही मेन बात वहां पे कही जा रही है कि गवर्नमेंट को दोनों काम करना है. कि रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी रिलीजन से जुड़ी कोई भी रिलीजियस नीड हो, है ना, ये रिलीजियस नीड है ना, वो खाना थोड़ी मांग रहे हैं, वो घाट की सफाई करने बोल रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ रिलीजियस नीड. वो हज के लिए पैसा मांग रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ रिलीजियस नीड. वो चर्च के लिए जमीन मांग रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ रिलीजियस नीड. तो रिलीजियस नीड को फुलफिल करो. ठीक है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. प्लस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये भी है कि किसी भी धर्म के किसी भी एक्टिविटी की वजह से दूसरे धर्म को कोई परेशानी ना हो. तो एक तरफ फैसिलिटेट करना है, एक तरफ रेगुलेट करना है. रेगुलेट जैसे एक सिलेंडर में नहीं होता रेगुलेटर, बंद कर दोगे बंद हो जाएगा. या तुम उससे मत समझो, एक गैस तो सबके घर में होगा, तो आपने कभी ना कभी गैस चलाई होगी दूध उबालने के लिए, अरे पानी तो गर्म किया है ना बेशर्मो. वो भी नहीं किया. तो मतलब गैस ऑन करके हम लाइटर लेकर के, है ना, ऑन करके करते हैं. तो जिससे हम ऑन करते हैं उससे हम स्लो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो इसी को मान लो रेगुलेटर. कि तुमको स्टोव में आग कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो तुम रेगुलेट कर सकते हो. सो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करना है कि रिलीजियस एक्टिविटी इस लेवल पे रहे कि किसी और के राइट्स का हनन ना हो. कि ऐसा ना कि तुम ध्वनि प्रदूषण बहुत कर रहे हो, या ऐसा नहीं कि फिर किसी भी धर्म की वजह से कोई पोल्यूशन हो रहा है ना. तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है. पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस their needs and demands as a member of a religious community. थर्ड पॉइंट क्या है, the government, जो पॉलिटिकल पावर की जगह सब काट के तुम लिख देना the government should be able to regulate the practice of any religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती हैं. ठीक है, तो किसी भी रिलीजन, बीट हिंदुइज्म, बीट मुस्लिम, बीट क्रिश्चियन, और बीट एनी रिलीजन, पारसी, जोरोस्ट्रियन, जुडाइज्म, एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के किसी भी एक्टिविटी की वजह से किसी और शख्स के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट the government should regulate the religious activities in such a way that the rights of others are not encroached, या the rights of others are not infringed. इस तरीके से तुम लिख सकते हो. ठीक है, ये चलो मैं तुमको लिखवाता हूं थोड़ा सा. ओके, तो आई गेस आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा. ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पावर. रिलीजियस लिखा है, उसको ठीक कर देना थोड़ा. इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग, या व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स. ठीक है, कम ऑन लेट्स डू इट. दिख रहा है सबको? यस. ठीक है, अब देखो मैं एक तरीके से आंसर लिख रहा हूं, ये तरीका सही हो सकता है, आपका तरीका मुझसे बेटर हो सकता है. अपना तरीका इजाद करने से मत डरो. लिखना क्या है, देखो पहले सबसे पहला गांधी जी का जो पॉइंट था हमें वही लिखना है. ठीक है, कि आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ रिलीजन शुड गवर्न पॉलिटिक्स. आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ रिलीजन शुड गवर्न पॉलिटिक्स. तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, कि पॉलिटिक्स शुड टेक इट्स इंस्पिरेशन, पॉलिटिक्स शुड टेक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वैल्यूज, ethics and morals of religion. ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पॉलिटिक्स टू टेक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स ऑफ रिलीजन. दोनों तरीके बुक में इस तरीके से लिखा गया है, पर उसका अर्थ भी यही है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी लिखो, आंसर नंबर तुमको मिलेंगे ही, मैं गारंटी देता हूं. तुम बस समझो. ठीक है, ये
थोड़ा याद करने में आसान होगा। इसमें तुमको थोड़ा ये करना पड़ेगा कि अच्छा वो चाहते थे कि रिलीजन के वैल्यूज से पॉलिटिक्स सीखे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि पॉलिटिक्स शुड लर्न या ड्रॉ इट्स इंस्पिरेशन। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको एज इट इज याद करना। या ये भी लिख सकते हो, मैं फिलहाल तुमको एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वरना आगे चल के अगर मैं ही दो दो तरीके से पढ़ाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी। तुम बस ये लिखना, आइडियाज आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ रिलीजन शुड गवर्न पॉलिटिक्स। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद दोस्तों मेरे हमदम मेरे हमराज, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा, एक तो हमने आइडियाज आइडियल्स, दूसरे में देखो दूसरा और तीसरा पॉइंट कनेक्टेड था। हाँ सर, सर आपने बताया था कि एक पॉइंट में यह है कि सर अगर मुझे जुलूस निकालना है, सर आपने घाट का एग्जाम्पल दिया था कि सर जैसे सर अगर कोई कुंभ वुंभ लगने वाला है तो सर घाटों की सफाई करने का मांग हो सकती है, और ये रिलीजियस मांग है और गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा। सर अगर हज पर जाना है उसके लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो ये भी रिलीजियस डिमांड है, ये भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सर आपने इस एग्जाम्पल से हमें बताया था कि वेदर यू आर अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, यू हैव द राइट टू डिमांड, है ना, यू हैव द राइट टू डिमांड द गवर्नमेंट, है ना, फॉर योर रिलीजियस नीड्स। you have the right to express your needs and demands in front of the government, है ना। उसी का जिक्र कि तुम चाहे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से हो, तुम्हारे पास ये राइट है अपने नीड्स और अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखने की। उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, as a member of any religious community you should be able to, as a member of any religious community you should be able to express your needs and demands to the government या in front of the government। ये एक है साहब। दूसरा और क्या हो सकता है, सोच के देखिए, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या था, एक तरफ गवर्नमेंट को है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, एक तरफ रेगुलेट करेगी, ठीक है, कि गवर्नमेंट शुड बी एबल, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द नीड्स, द रिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, ताकि किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। ऐसा ना हो कि लोग मतलब है ना, कि मैंने जैसा बताया था ना, आरती चल रही है जोर जोर से या फिर अजान हो रही है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम कोर्ट में जा सकते हो। तो तुम किसी भी धर्म की वजह से तुम्हारे निजी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द रिलीजियस एक्टिविटीज सो दैट, है ना, नो वन एल्सेस राइट्स कैन बी एनक्रोच्ड, या है ना, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू, गवर्नमेंट जो है उसका ये काम है कि वो रेगुलेट कर सके। गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द रिलीजियस एक्टिविटीज सो दैट नो वन एल्स इज डिस्टर्ब्ड। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सो दैट इट डजंट एनक्रोचेस द राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, बढ़िया है। एज ए मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी यू शुड बी एबल टू, देखो अभी आंसर याद करो, मान लो कि कोई एक ही याद करो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। अभी अगर आंसर याद करने की, क्लास में ही आंसर याद करने की कोशिश करोगे तो संभावनाएं हो जाएगा। देखो जितना फ्रेश पढ़ा होता है तुरंत याद करने की कोशिश करोगे ना तो हो जाता है, यही बाद में 2-3 दिन बाद पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं होगा। और मैं तुमको एक बात अपने एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ, कई बार क्या होता है क्लास में हमें सब समझ में आता है, आंसर्स भी क्लास में याद हो जाते हैं, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पूरी बुक उठा के फिर देखने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे याद नहीं आता। ये मेरे साथ भी होता था, मैं भी उस जहाँ तुम बैठे हो ना, जो कलम तुमने हाथ में पकड़ी हो मैंने भी पकड़ी थी, जो पेंसिल तुम्हारे हाथ में, जो बुक तुम्हारे सामने खुली है उस बुक से मैं भी पढ़ा हूँ। तो होता क्या था दोस्तों, मेरे भाई बहन पुत्र पुत्री, ये बात याद रखना, ऐसा सबके साथ होता है। तुम चाहे कितने ही टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, ऐसा होगा,
है ना, कि मतलब मानो अभी शुभम सर की क्लास में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि रिलीजन कौन कौन से फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में, या इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइट और रॉन्ग। तो इसमें हमने तुमको बताया कि आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज, है ना, ऑफ रिलीजन शुड गवर्न पॉलिटिक्स, शुड इंस्पायर पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स शुड टेक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ रिलीजन। दूसरा सर, दूसरे और तीसरे पॉइंट मुझे पॉइंट याद नहीं, मुझे पता है दोनों में कुछ ना कुछ ऑपोजिट था, है ना। एक तरफ हाँ सर की एज अ मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस माई नीड्स एंड डिमांड्स। रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स लिखो या सिर्फ नीड्स एंड डिमांड्स लिखो, एक ही बात है। चलो रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स लिख के देखते हैं। as a member of any ideas, ideals and sir, politics should take its inspiration, sir politics should take its values from the ideas and ideals of religion। सही है। दूसरा क्या था सर कि as a member of any religious community I should be able to express भाई, I should be able to express my religious needs and demands। घाटों की सफाई करा दो, है ना, एज ए जुलूस निकाल रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था कर दो। एज ए मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस माई रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तीसरा क्या था, गवर्नमेंट डिमांड्स मेरी पूरी करेगी, पर गवर्नमेंट को यह भी सुनिश्चित करना है कि मेरी डिमांड पूरी करने के चक्कर में किसी और के साथ अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। सो द गैस रेगुलेटर से द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू, कब कम करना है कब ज्यादा करना है, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट ऑल द रिलीजियस एक्ट। बुक क्या लिखा है इसमें, बक जाने दो, अपने मन से, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट all the religious activities in such a way that it doesn't encroaches, it doesn't hurts the rights of others। बस इतना ही लिखना है। अब कई बार क्या होता है, ये तुमको अभी क्लास में समझ में आ गया, आंसर याद हो गया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, ये मानो 1 सप्ताह बाद तुम दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं याद आ रहा है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ऐसा घोचू हूं मैं कि मैं, मुझे याद नहीं हो रहे हैं आंसर्स। ये सबके साथ होता है। मायने ये नहीं रखता कि तुम्हें क्या याद है क्या नहीं याद है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो याद होगा, है ना। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स रिलीजन कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स, सर नहीं याद आ रहा। लेकिन सर इतना थोड़ा मोड़ा याद है कि आपने कुछ घाटों का एग्जाम्पल दिया था, है ना। कोई मुस्लिम बच्चा देख रहा है तो सर आपने हज के लिए सब्सिडी ऐसा कुछ कहा था। सर आपने थोड़ा मोड़ा ये कहा था कि सर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ना एक दूसरे से रिलेटेड है, इनफैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर तुम्हें इतना भी याद आ रहा है काफ़ी है। हाँ, इसके बल पे तुम पेपर नहीं लिख सकते, पर इसका ये मतलब है कि जब तुम दोबारा एक बार पढ़ोगे शांत दिमाग से, जैसे पानी में जब हम एक पत्थर डालते हैं ना तो पानी इतना हिलता है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो जब भी ऐसा हो ना कि 3-4 दिन बाद शुभम सर के आंसर्स तुम्हें नहीं याद हो रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट के मैथ्स का कोई क्वेश्चन 4 दिन पहले तक तुम्हें आ रहा था, अब तुमने 2 स्टेप किया, अब तुम अटक गए, तो गुस्सा मत करना। ये बात मान करके चलना कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने उसको निरंतर अभ्यास नहीं किया, निरंतर उसका रिवीजन नहीं किया, या इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सी, तुम कोई नई चीज सीखोगे, हो ही रहा है। किसी ने नया नया साइकिल तुमने किसी को दिया, उसने शुरू में चला ली, पहली बार चलाई, जब वो दूसरी बार चलाने जाएगा थोड़ी देर तक वो सीधा चलाएगा, बाद में उसका बैलेंस डगमगाएगा। लेकिन वहीं पे अगर वो साइकिल पटक के अपने आप को कोसने लगे कि मैं पहले चला लेता था अभी नहीं चला पा रहा, मैं कैसा बेवकूफ हूं, वो निराश हो जाएगा। निराश नहीं होना है। एक बार तुमने अच्छी साइकिल चला ली एकदम सीधी बिना डिगमगाए, अच्छी बात है। दोबारा उसी सड़क पे प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा डिगमगा रहे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है गिरोगे, थोड़ा छिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर तुम उठोगे। पर ये अपने ऊपर डाउट मत करना, मेरे ऊपर डाउट करो कि हो सकता है कि शुभम सर ने कोई टॉपिक गलत पढ़ाया हो सकता है कि मेरे स्कूल की मैडम या सर ने शुभम, या यूट्यूब पे किसी और टीचर ने टॉपिक शुभम सर से अच्छा पढ़ा है। डाउट मी बट डू नॉट डाउट योरसेल्फ। ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम ये समझ पाओगे तो तुम आगे जा पाओगे, क्योंकि जीवन में परीक्षा तुम्हें लिखनी है। हाँ, मेरे शब्दों ने तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ा होगा, लेकिन परीक्षा तुम्हें ही लिखनी है। तो ये बात हमेशा याद रखना, पुत्र पुत्री भाई बहन जिस भी नाते से तुम मुझे देखते हो, पर यह बात हमेशा याद रखना कि क्योंकि जीवन तुम्हारा है। हम हमेशा कहते हैं जाएगा जब यहां से कोई ना साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है ना। बहुत बहुत मशहूर भजन है ये, कभी सुनना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है ना। बहुत बहुत कमाल का भजन है, कभी सर्च करना, अनमोल तेरा जीवन भजन, ऐसा कुछ सर्च करना, बहुत मस्त है। तो उसमें बीच में जो 2-3 लाइनें आती है ना, मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी
क्या वो क्या कहते हैं कि हाँ, कि जाएगा जब यहां से कोई ना साथ देगा, इस हाथ जो जो भी तुम दोगे वही वापस आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के सफर में तुम अकेले हो। तुम्हारे माता पिता भाई बहन, तुम्हें लगता है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हाँ रहेंगे, पर तुम अपने एक्शंस के लिए खुद अकाउंटेबल हो। किसी के दबाव में आकर के भी अगर तुमने कोई गलत काम किया तो उस गलत काम करने का फल तुम्हें मिलेगा, उस व्यक्ति को नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना, अपने अपने कर्म क्षेत्र में। ये गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म, तुम किसी भी मजहब से हो, तुम इसे भले ही एक कहानी मानते हो, कहानी से ही सीख लो कि गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म कर्ण से कहते हैं कि हे महावीर, ये बात याद रखना कि धर्म क्षेत्र में हर महारथी स्वयं खुद खड़ा होता है, कोई और उसके साथ नहीं है। तो तुम भी अपने लाइफ में खुद खड़े हो, समझ रहे हो ना? तो अपने ऊपर डाउट मत करना, भले ही मार्क्स कम आए या ज्यादा है, पर याद रखना अगर तुम 2 दिन बाद ये आंसर्स भूल भी जाओ, नहीं भूलोगे, पर अगर कुछ होता भी है, मैथ्स का कोई सम भूल जाओ, डाउट मत करना। हाँ ये जरूर करना कि जैसे मैथ्स का एक सम है या फिजिक्स का कोई डेरिवेशन है, तुमने 2 स्टेप किए, आगे का तुम भूल गए, तो आगे के स्टेप्स देख करके दोबारा करना नहीं होता है, वापस शुरू से स्टार्ट करो। बुक में देख लो कि मैं यहां अटका था, अच्छा इसके बाद ये करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वहीं से स्टार्ट करोगे ना तो फिर पहले वाला भूल जाओगे, ये वाला याद रह जाएगा, ऐसा मत करना। Wherever you stop, start from the beginning. सोशल साइंस में भी 2 पॉइंट याद है, ठीक है, मैडम को भी सब थोड़ी पता है, 2 पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट मन से बना दो। लेकिन अगर सारे ही पॉइंट याद करने हैं, एक पॉइंट याद आ गया, what are the various forms religion can acquire in politics? Is the relationship between religious and politics wrong? No, it is neither right nor wrong. It is not completely wrong. Why? Because ideas, ideals, and values of religion should govern politics. Politics should always draw its inspiration of ideas, ideals, and ethics and values from religion. दूसरा सर नहीं याद आ रहा है, तीसरा याद आ रहा है। हाँ सर, तीसरा वाला याद आ रहा है कि वो सर वो गैस के रेगुलेटर से आपने बताया था कि द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द रिलीजियस नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, है ना, ऐसा था। हाँ, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट द रिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, द गवर्नमेंट शुड बी एबल टू रेगुलेट ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ ऑल द रिलीजन्स सो दैट इट डजंट हर्ट्स, इट डजंट एनक्रोचेस द राइट्स ऑफ अदर्स। सर दूसरा पॉइंट नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा पॉइंट जनरली लिख देना। देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग इफ इट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप। कहीं बुक में नहीं लिखा है, सही है। टीचर पूछे कि कहां से लिखा, हाँ मैडम मैं वो और भी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। अरे समझ रहे हो, विश्वास रख के लिखो। और अगर कल को एक पॉइंट याद आ रहा है, दूसरा नहीं याद आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट देख के वापस याद करने से अच्छा दोबारा पहले से याद करो। You'll learn the entire first point again, then second, then third, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, बस इससे ज्यादा ये चैप्टर डिजर्व नहीं करता है। ऐसा मत करना गधे की तरह कि पूरा पढ़ने लगे और फिर उसमें थक जाओगे। की पॉइंट्स याद रखो, आइडियाज आई, वो गांधी जी वाली, हु सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स? महात्मा गांधी, द नेशनल फादर, the father of nation, Mahatma Gandhi said that. Why did he said that? Because he said that the ideas, वही जो अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि the ideas, ideals and values of ethics, the ethics of religion, ideas, ideals, values, ethics of religion should always govern politics. Number 2, we saw कि government की as a member of any religious community, I should have the right to express my religious needs and demands in front of the government. Also at the same time, the government should be able to regulate, the government should be able to regulate what, क्या regulate करना है? To regulate all the religious activities so that it doesn't encroaches the rights, it doesn't violates the rights of others. ठीक है, आ जाओ बस तुम इसमें, इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो ब्रिलियंट। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद कम्युनलिज्म। ओ कम ऑन, कम्युनलिज्म क्या होता है अब तुम ये समझने जाओगे। देखो कम्युनलिज्म मतलब, देखो कम्युनिज्म की बात नहीं हो रही है जो चाइना में, कम्युनलिज्म के बारे में बात हो रही है। एक चाइना में जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में रशियन रेवोल्यूशन में जोसेफ स्टालिन, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, उसमें कम्युनलिज्म पढ़ा होगा, वो अलग है। यहां पे जब हम कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो तुम ये बात याद रखना, यहां पे कम्युनलिज्म यानी कि रिलीजन के बारे में बात हो रही है। कम्युनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, देखो सोशल साइंस में क्या होता है ना, तुम अभी क्या पढ़ने जा रहे हो, तुम अभी पढ़ने जा रहे हो कम्युनलिज्म, ठीक है?
जैसे यस, तुम अभी क्या पढ़ने जा रहे हो? देखो ये मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में जो वर्ड इज्म होता है, इस वर्ड का अलग ही मतलब होता है। इस इज्म वर्ड का मतलब होता है आइडियोलॉजी। क्या होता है? इज्म वर्ड का मतलब होता है आइडियोलॉजी, या तुम कह सकते हो विचारधारा। ठीक है, उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो कम्युनलिज्म, इज्म का मतलब होता है आइडियो। कम्युनल का मतलब क्या होता है? कम्युनल का मतलब होता है वन रिलीजन। ठीक है, ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है, पर तुम्हें बेहतर समझाने के लिए तुम यही समझो। कम्युनल मतलब रिलीजन, कोई भी एक रिलीजन हो। इज्म का मतलब आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी यानी कि क्या? देखो, जब एक आइडिया बहुत सारे लोगों के मन में आता है, या बहुत सारे लोग उस एक आइडिया में विश्वास रखने लगते हैं, तो वो एक आइडिया एक आइडियोलॉजी बन जाता है, या वो एक विचार एक विचारधारा बन जाता है। मेन तुमको ये नहीं याद रखना है, तुमको याद रखना है कम्युनलिज्म। इज्म का मतलब तो आइडियोलॉजी है, विचारधारा। इज्म हटा दो, कम्युनल विचारधारा। कम्युनल विचारधारा क्या होती है? एक धर्म की विचारधारा क्या होती है? वन रिलीजन आइडियोलॉजी, यानी कि इसमें एक ही धर्म प्रधान होता है। देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल रिलीजन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बिलीव्स इन ओनली वन प्रिंसिपल रिलीजन। कम्युनलिज्म में एक ही प्रिंसिपल रिलीजन होगा, और वो रिलीजन के लोगों को ही डिमांड दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, Pakistan is a nation divided on religious grounds, because at the time of independence the Muslim League firmly believed that Hindus and Muslims cannot coexist together. Therefore we gave them Pakistan as well as we gave them Bangladesh. वो अभी अलग हो गया, बट पहले दोनों ही दिया था। ये मत समझना छोटा, इट इज अ बिग एरिया। बांग्लादेश बहुत चुना हुआ एरिया था, वो बंगाल का क्रीम था, वो दे दिया। बांग्लादेश 90% जूट इंडस्ट्री है ना। बांग्लादेश की जीडीपी तुम कभी कभी सुनोगे भारत से भी ज्यादा हो गई, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इकोनॉमी ज्यादा होनी बड़ी बात है, जीडीपी बहुत देशों की भारत से ज्यादा हो सकती है, ये बहुत तुम सुनोगे ऐसा, बट इट इज नॉट अ बिग डील। बट व्हेन यू टॉक अबाउट जीडीपी, सो बांग्लादेश छोटा सा देश है, जीडीपी भारत से ज्यादा हो सकती है कई बार। क्यों? क्योंकि या बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले ताकतवर हो सकती है। क्यों? आपकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कितनी ताकतवर या कितनी कमजोर है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। कितना इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। कोई देश है इंपोर्ट कर रहा है 2 रुपया का और एक्सपोर्ट कर रहा है 200 रुपया का, उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी। कोई देश है जो इंपोर्ट कर रहा है 80 रुपए का, एक्सपोर्ट कर रहा है 100 रुपए का, उसकी करेंसी थोड़ी, समझ रहे हो ना। अब ये एक फैक्टर, इसके अलावा भी बहुत फैक्टर होते हैं, पर तुम अभी उतने बड़े स्टूडेंट नहीं हो, तो तुम बेसिक अपने लेवल के हिसाब से इतना ही समझो। मोर और लेस इट डिपेंड्स अपॉन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ। तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा जूट एक्सपोर्ट करता है। मतलब तुम बांग्लादेश में जाओ, ढाका, ढाकेश्वरी माँ का मंदिर है। अंग देश के राजा अंगराज करण वहां के राजा थे कभी, ठीक है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है वहां पे, इसलिए उसकी राजधानी का नाम ढाका रखा गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश में ऐसा था एक टाइम पे कि बांग्लादेश के किसी भी गांव में जाके तुम एक पत्थर उठा के फेंक दो कहीं पे, इधर उधर जोर से कहीं पे ही फेंक दो, वो पत्थर जिस भी खेत में जाके गिरेगा, उस खेत में जूट की फसल होगी। या मानो पत्थर किसी के घर में जाके गिरता है, तो उस घर के सदस्यों में से किसी ना किसी ने तो जूट, कोई ना कोई जूट की खेती कर रहा होगा। इतना फेमस है फॉर जूट। सो बांग्लादेश भर भर के जूट, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। जूट क्या होता है? जिससे आपकी रस्सियां बनती है, गोनी बैग्स बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं पॉलिश जूट के, वो सब जूट है। सो बांग्लादेश बहुत क्रीम लेयर था जो हमने उनको दिया था। बट एनीवेज, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे है कि पाकिस्तान इज अ कम्युनल कंट्री, यू कैन से इट, बिकॉज वहां पे रिलीजियस आधार पे ही भेदभाव होता है। जैसे जब मैं छोटा था, तो 2008-9 में केस स्टडी आई थी। अभी तो पाकिस्तान ने अपना लॉ चेंज कर दिया। तुम 2008-9, चलो तुम 2005 से पहले देखोगे, तो क्या होता था कि अगर तुमने मानो कि किसी और रीति रिवाज से शादी की है, किसी और धर्म के, मानो हिंदू रीति रिवाज से, जैन रीति, पारसी रीति रिवाज से शादी की है, तो वो कानूनी ही नहीं थी। लीगली यू आर नॉट मैरिड। अरे ऐसा होता है कभी? तुमको हंसी आ रही होगी, लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस इशू। वहां पे बहुत बड़ा इशू था ये, कि एक टाइम पाकिस्तान में ऐसा भी था कि इफ यू आर मैरिंग, पर्टिकुलरली आई रेड, कि अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहे हो, वो शादी कानूनी नहीं मानी जाती है। वो बाद में उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, ऐसी चीजें वहां पर होती थी। तो सी,
बीट पाकिस्तान, बीट इटली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कुछ देश है, आपकी यूरोप में भी बहुत देश मिलेंगे, पर कुछ देश हैं जो बने ही हैं ऑन द रिलीजियस ग्राउंड्स, जो सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट नहीं करते। कई यूरोपियन देश है जो सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करते हैं, पर कई देश है जो सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम तो इस धर्म विशेष के लिए ही है, और उस देश में पॉलिसीज भी वैसी ही बनाई जाती है। ठीक है, तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है देयर इज वन प्रिंसिपल रिलीजन। ठीक है, एनीवेज तुम्हें जो पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, तुम्हें पढ़ना है व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है ना, तुम बस इसको रीड करना, शुरू की 2 लाइन अंडरलाइन करना। क्या हो गया साहब, आगे बढ़ो। हाँ, कम्युनलिज्म में शुरू की 2 लाइन, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। मैंने बताया वेयर वन रिलीजन इज प्राइमरी, ऑफ कोर्स दैट पर्टिकुलर रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। उसके बाद ऊपर से है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन से देखना, है ना, द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। यस, अब जाहिर सी बात है कि कोई देश अगर बना ही इसी ग्राउंड पे, अब तुम ये एग्जाम में मत लिखना कि पाकिस्तान इज अ कम्युनल कंट्री, आई हैव गिवन इट यू एज एन एग्जाम्पल। तुम बस कम्युनलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तान ये तुम लिख सकते हो, बट तुमको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बस ये पता होना चाहिए कम्युनलिज्म क्या है। तो कम्युनलिज्म, देखो कोई भी सोशल साइंस का टर्म पूछे कि रोमांटिसिज्म क्या है, अरे पढ़ा है ना रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म यानी कि क्या, रोमांटिसिज्म यानी कि दे एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यू, दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये रीजन है, ये लॉजिक है, नहीं हमको रीजन लॉजिक साइंस नहीं चाहिए। दे क्रिटिसाइज्ड इट्स ग्लोरिफिकेशन, दे एम्फेसाइज्ड ऑन व्हाट, दे एम्फेसाइज्ड ऑन द वैल्यूज, दे एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशंस, उस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। ये वही दौर था जब इमोशनल देशभक्ति गीत लिखे गए, देश को मां के रूप में देखा गया। ये भारत की परंपरा शुरू से थी, हम तो मां की तरह देखते हैं देश को। अरे तुम्हारे देश के किसी नेता ने कभी साइन करके दे दिया? साइन करने से मां नहीं दी जा सकती। तो ये देश जो है, हम इस देश को मां की तरह देखते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये सेम विचारधारा वहां पे भी चली गई। वहां पे चली गई तो कैसे हुआ, वहां पे भी उन्होंने यही किया कि जर्मेनिया मां फीमेल रिप्रेजेंटेशन, ब्रिटानिया मां मैरियानी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, फीमेल एलिगरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन ऑफ फ्रांस, है ना, सीधी सी बात है। तो ये तुमने पढ़ा होगा। खैर कहां थे हम, मैं तो तुमको कहता ही हूं शुभम सर का लेक्चर यानी कि बहते पानी की तरह। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनलिज्म। तो तुम्हें ये बात समझ के चलनी होगी, कम्युनलिज्म मतलब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तुम इतना ही याद रखना, बस पढ़ना, है ना। व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स एक प्राइमरी रिलीजन है जो सेंटर में है, वो एक्सप्रेस होगा पॉलिटिक्स में। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई देश जो ये मानता हो कि मेरे देश में 50 धर्म के लोग रहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये एक धर्म के लोगों को ही मैं प्राइमरी इंपॉर्टेंस दूंगा। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, सिन्हालास तमिल, चलो बाकी चैप्टर भी रिवाइज करते हैं, सोशल साइंस तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तुम्हें पता होगा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तो मानते ही नहीं है कि श्रीलंका, वो तमिलियन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इन 1956 राइट, 56 में उन्होंने एक एक्ट पास किया कि विच रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसरिगार्डिंग तमिल, है ना। दे पास्ड एन एक्ट रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, है ना। उस एक्ट के तहत ये भी क्या हुआ कि द सिन्हाला कम्युनिटी, द Sinhala speaking people were granted reservations. They were given priority in job openings, in government jobs and university positions. सीधी सी बात है। तो अब क्या तमिलियंस को बुरा लगेगा? सेम वही है, कम्युनली हो गया था श्रीलंका भी। श्रीलंका को तुम मेजोरिटेरियन कम्युनल भी कह सकते हो। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। जब मेरे देश में 4 में से मैं एक ही को प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो मैं तो वही कहूंगा कि ये सबसे बेहतर है। अरे तभी तो उसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। किसी को तुम अगर अपने सर पे बैठा रहे हो तो तुम तो यही मानते हो ना कि ये सबसे ऊपर है, तभी सर पे बैठा रहे हो। अरे हाँ या ना, गिराओ उसको। खैर, What do you mean by communalism? See, communalism, देखो सोशल साइंस में जो भी ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें इज्म वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब होता है आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म, रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म इज एन आइडियोलॉजी that criticized the glorification of reason and science, that emphasized on the glorification of values, emotions। ये है। तो कोई भी वर्ड जिसमें इज्म लास्ट में लिखा है उसका आंसर ऐसे स्टार्ट करना, इट इज द आइडियोलॉजी, तो सही होगा।
क्या पूछा है? कम्युनलिज्म, कुछ नहीं पता। कम्युनलिज्म इज द आइडियोलॉजी दैट बिलीव्स दैट one religion that communalism is an ideology that believes in one principal religion. It believes that a particular religion is superior to other religion. वही लिखा गया है यहाँ पे, है ना? When beliefs of one religion are presented superior to those of other religion. ठीक है, कोई भी वर्ड सोशल साइंस में अगर इज्म उसके लास्ट में लिखा है, उसका आंसर या उस वर्ड का डेफिनेशन तुम ऐसे ही स्टार्ट करोगे, इट इज द आइडियोलॉजी। अब वो आइडियोलॉजी आगे क्या कहती है तुम्हें बाद में लिखना है। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म वो आइडियोलॉजी है जो एक रिलीजन को प्रिंसिपल रिलीजन मानती है। उनका मानना है कि ये एक रिलीजन बाकी सभी रिलीजनों से सुपीरियर है। खैर, है ना, तुम्हें बस लास्ट में देखना है, इसी पैराग्राफ के लास्ट में, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसको अंडरलाइन करके यहां क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स। इसका आंसर ऊपर की 3 लाइन में है। व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, दिस इज कॉल्ड नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो में क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स में देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तुम देखना ये सब। What do you mean by communal politics? When state power is used to establish domination of one religious group over the rest. जब सरकार ही, मैंने पाकिस्तान का कानूनी मानते ही नहीं है तुम शादीशुदा हो, देंगे ही नहीं सर्टिफिकेट, घर में जाके मनाओ। अरे समझ रहे हो ना? When state power is used, government की power is used to establish the domination of one religion over others. ठीक है, उसी का जिक्र किया गया, that is known as communal politics. क्लियर है? बढ़िया है। उसके बाद कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है वो नीचे तुमको फलाना ढिमकाना यहां से लेके वहां तक भर भर के दिया है। अगर मैं थोड़ा पेज जूम आउट करूं तो ये पूरा तुम पढ़ोगे। ठीक है, ये पूरा एक पैराग्राफ तुमको दिया है ना? ये बकवास है, ये तुम कुछ मत पढ़ो, तुम सीधा नीचे आ जाओ। ठीक है, समझ गए कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है? या अगर तुमसे बोलते हैं कि कम्युनलिज्म के बारे में बताओ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनलिज्म, आया नहीं है, मानो खुदा ना खास्ता आता है, तो तुम लिख देना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। Communalism is an ideology which believes in one principal community. Communalism believes that that a particular community is superior to all other communities. है ना? Communalism also involves communal politics, which means that the state या the government itself makes their policies in such a way, श्रीलंका की तरह, the government itself makes their policies in such a way that the government itself ensures that a particular religion is dominant over all other religions. उसी को communalism कहा गया है। तुम इसको ऐसा भी कह सकते हो कि in communalism the primary religion, जैसा हमने पहले लिखा, it believes in one primary religion. In communalism the primary religion is always preferred for everything. They are given reservations and they are always preferred for everything. Communalism क्या है? Communalism is an ideology which believes in one principal religion. Communalism believes that this one principal religion is superior, it is above all other religions. Communalism also believes in communal politics, which means that the government itself ensures that one religion is superior over others. Also, we know that since in communalism one religion is principal religion, therefore that particular religion is always given first preference. इसमें कुछ सोचने की बात है नहीं ना? लिख लोगे ना? समझ गए कम्युनलिज्म? पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, समझ गए ना? हाँ ठीक है, तुम सीधा नीचे आ जाओ यहाँ पे। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इसके आगे क्वेश्चन लिखो, हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात थोड़ी है। तुमको क्या करना है? तुमको यहाँ लिखना है हाउ, है ना? हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। ये व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या होता है समझते हो ना? जब तुम एक ही धर्म को सब कुछ मानते हो, बाकी धर्मों से भी ऊपर जब तुम अपने धर्म को मानने लगो, मतलब तुम समझ जाओ कि कम्युनलिज्म है वो। ठीक है, हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। हाउ, लिख भी लेना साथ में, हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। इसमें भी अगेन कीवर्ड्स, हम सिर्फ इस चैप्टर में कीवर्ड पढ़ेंगे। कोई गधा ही होगा जो पूरा पढ़ेगा या तुमको पूरा पढ़ाएगा, थक जाओगे तुम पढ़ के, पर समझ नहीं पाओगे। इतना ज्ञान इस चैप्टर में दिया है, उतना ही ग्रहण करो, मेन समझ जाओ। ठीक है, अगर गुरु ने कहा
कि तीर तुमको लक्ष्य पर चलाना है, तो गुरु की नकल मत करो, गुरु ने ऐसे पकड़ा, गुरु ने तीर ऐसे खींचा, गुरु के आंखों से मक्खी, आंख के सामने से मक्खी गई तो गुरु ने ऐसे ऐसे किया, तो मेरे आंख के सामने से मक्खी नहीं गई है फिर भी मैं ऐसे ऐसे करूंगा और तीर चलाऊंगा नहीं। समझ जाओ बस करना क्या है, सिर्फ कीवर्ड्स देखो। उसके बाद आंसर अपन खुद बना लेंगे। दाल चावल मिल गई, खिचड़ी बना सकते हैं। हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, पहला कीवर्ड क्या है पहले पैराग्राफ में, रिलीजियस। ऑन विच पेज नंबर आर वी आर ऑन पेज नंबर 47, राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखना, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स। तुम बस अभी अंडरलाइन करते चलो, बाकी मैं तुमको बताऊंगा। नंबर 1 रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, जो सेकंड बुलेट पॉइंट है उसमें सेकंड लाइन से तुम देखना, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। क्वेस्ट का मतलब होता है एक प्रतियोगिता हो रही है कि, है ना, कि मेरा कि इस धर्म का डोमिनेंस होगा, वहां से नहीं इस धर्म का डोमिनेंस होगा, यहां से नहीं ये धर्म नंबर 1 बनेगा। क्वेस्ट यानी कि तुम कंपटीशन भी लिख सकते हो, द कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, ठीक है। बस होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ यस, उसके नीचे भी आंसर है। पेज नंबर 48 पर आ जाओ, जहां ये लाल रंग का इंक दिख रहा है तुमको, है ना, इसमें जो टॉप पैराग्राफ है उसमें थर्ड लाइन में तुमको दिखेगा इमोशनल अपील, फिर सीधा यहाँ जो बुलेट पॉइंट है इसमें सेकंड लाइन में दिखेगा कम्युनल वॉयलेंस। कर लिया अंडरलाइन? तुम वीडियो कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी भी पीछे लेकर के जा सकते हो। तुम क्वेश्चन लिख लेना, मैं तुमको डायरेक्ट आंसर के की पॉइंट्स लिखवाता हूँ और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जो भी मैं ये लिखवा रहा हूँ ये तो तुमको भेज दिया जाएगा। तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा अगर तो ये जो जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का ये जो मेरा चैप्टर पीडीएफ है, ये चैप्टर पीडीएफ भी तुमको ऐप में हम अपलोड करवा देंगे। सब मैं नहीं देता किसी को भी, लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हें मिल जाए, गारंटी नहीं है, प्रोबेबली मिल जाएगा, ठीक है। पर देख लेना, मिल ही जाएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। ये जो चैप्टर पीडीएफ है ये मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। बट फिर ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सभी चैप्टर्स के दूंगा, एनीवेज, ठीक है। कम्युनलिज्म, बिकॉज वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू राइट ऑन देयर ओन टू एंड टू मार्क ऑन देयर ओन बुक टू। ग्रंथ को मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बुक खरीदते हैं सोशल साइंस की, मम्मी पापा ने खरीदवा दी होगी और बस उसको खोलते भी नहीं है कभी। कोई गाइड से पढ़ लेंगे या मेरे जैसे किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लेंगे और अपने खुद के नोट्स बना लेंगे, उसी से पढ़ते हैं और टेक्स्ट बुक को बोझ समझते हैं। जबकि कोई भी यूट्यूबर, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ ये बुक नहीं ग्रंथ है। तुम ग्रंथ का सम्मान नहीं कर सकते, तुम क्या अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे उसमें, ठीक है। एनीवेज, सेक्युलर स्टेट छोड़ो तुम। हाँ, कहाँ थे साहब हम? मैं तुमको क्वेश्चन लिखा चुका हूँ। क्वेश्चन हमने लिखा था पेज, अभी हम पेज नंबर 48 पे आए थे। एक पेज पीछे जाओ, पेज नंबर 47 पे, वहां हमने क्वेश्चन लिखा था, राइट, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। दिख रहा है? अरे हाँ या ना? दिख रहा है ना? उसके आगे हमने हाउ लगा दिया था, हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। उसमें हमने कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे। जैसे क्वेश्चन तुम लिख लेना, मैं कीवर्ड्स तुमको बता देता हूँ क्या थे कीवर्ड्स। जैसे एक कीवर्ड था रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, ये एक कीवर्ड था। दूसरा कीवर्ड क्या था? क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। चलो पूरा ही लिखना है। ऑफ वंस रिलीजियस कम्युनिटी, ऑफ वन कम्युनिटी क्वेस्ट फॉर, क्या लिखना है? क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अदर्स, ठीक है। तीसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, और सबका मतलब मैं तुमको समझाऊंगा, बस कीवर्ड्स तुम्हें लिखवा देता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, ठीक है, इतना हो गया। चौथा कीवर्ड क्या था?
ओके, पेज नंबर 48 पे आना था हमको चौथे कीवर्ड के लिए। एक तरफ हमने देखा था इमोशनल अपील, सब समझाया जाएगा, सिर्फ थोड़ा संयम रखो, पहले मुझे सब लिख लेने दो। और एक तरफ लास्ट में हमने लिखा था कम्युनल वॉयलेंस, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। कम्युनल वॉयलेंस का मतलब हिंसा हो गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, है ना, या क्रिश्चियन हिंदू, क्रिश्चियन मुस्लिम, किसी भी दो धर्म के बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। कम्युनल वॉयलेंस का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कम्युनल वॉयलेंस, ब्रिलियंट, यस। अब दोस्तों वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स। देखो कम्युनलिज्म यानी कि एक धर्म प्रधान, एक धर्म प्रधान वाली सोच पॉलिटिक्स पे क्या असर डालती है। अगर ऐसे राजनेता तुम्हारे देश में आ गए जो ये मानते हो कि एक ही धर्म सबसे ज्यादा सुपीरियर है, तो क्या हो सकता है उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। देखो नंबर 1 क्या है, जो तुम्हारे स्टीरियोटाइप्स है, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, ये एक्टिव हो जाएंगे। देखो प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि प्रेजुडाइसेस यानी कि तुमने किसी कम्युनिटी को लेबल कर दिया कि ये ऐसे ही होते हैं। स्टीरियोटाइप्स यानी कि तुम्हारी सोच बन गई कि मतलब इसको अगर ये काम दोगे तो ये इसका यही करेगा, कि मतलब सिंधी है तो वो हमेशा बिजनेस ही करेगा, है ना, उसको जॉब ऑफर भी मिले वो जॉब में भी बिजनेस बना देगा अपना एक। ऐसे स्टीरियोटाइप्स होती हैं, तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप, वो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप, ये कोई नहीं पूछेगा। तुम बस याद रखना what are the various forms communalism can take in politics. Communalism can take plenty of, it can take various forms in politics, like it can take the form of religious prejudices, stereotypes, है ना, and belief in the superiority of one religion over other religions, ठीक है, belief of superiority of one religion over other religion। दूसरा क्या है, quest for political dominance, है ना, it can also lead to quest for political dominance of one's own religious community। it can lead to quest for political dominance की communalism in politics can lead to a competition where people are trying to get their religion on the top, quest for political dominance for one's religious community, उसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। फिर क्या लिखा गया है यहाँ पे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, इसका क्या मतलब होता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस का क्या मतलब है, ये मैंने आपको समझाया नहीं अब तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप, सीधी सी बात है, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स यानी कि किसी धर्म को किसी तरीके से देखना, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। दूसरा क्या था, दूसरा ये था, कम ऑन दूसरा क्या था, पहला था रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, दूसरा क्या था, क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस, है ना, कि मतलब क्वेस्ट की when communal, what are the various forms communalism can take in politics. Number 1, communalism can take various forms in politics such as, है ना, पहले ये लिख दो, quest for political dominance, है ना, when communalism comes into politics everyone tries that their religion should be the dominant one। उससे पहले हमने क्या देखा था, है ना, स्टीरियोटाइप्स, है ना, स्टीरियोटाइप्स, और क्या था, जो जैसे हम ये भी कहते हैं रेसिज्म, वो भी एक तरीके का स्टीरियोटाइप ही है, हालांकि वो अलग आइडियोलॉजी है, रेस यानी कि स्किन कलर के आधार पे, ठीक है, लेकिन वो भी एक तरीके का ऐसे ही है। तो प्रेजुडाइसेस, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस की बात हो रही है, रेसिज्म रिलीजियस स्टीरियोटाइप नहीं है, रेसिज्म इज बेस्ड अपॉन स्किन कलर, रिलीजियस धर्म के आधार पे जब प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसका जिक्र किया जा रहा है। Religious prejudices and stereotypes, quest for political dominance of one's religious community over others, political mobilization, religious lines, political mobilization where people, जैसे तुमने लिखा था नेक्स्ट पॉइंट में, क्या लिखा था, इमोशनल अपील, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर लेना, क्या करना, इस थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन, तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, क्यों, किसी धर्म विशेष को लेकर के, कि दलितों उठो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, कि मतलब ये उठो, तुम क्रिश्चियन उठो, तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हारी बातें नहीं सुनी जा रही है ना, समझ रहे हो ना, कि जब तुम किसी एक धर्म के इमोशनल सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करते हो पर्टिकुलरली टारगेट करके, कि देखो देखो वहां पे उन्होंने ये कर दिया, देखो तुमको भी कुछ करना चाहिए, देखो यहाँ तुम्हारे धर्म का अपमान हो गया, वहां ये हो गया, है ना, उठो, ये सब समझ रहे हो ना, उसी का जिक्र किया जाता है। सो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे कैसे दिखता है, राजनेताओं में तुम ये समझो कैसे कैसे दिखता है, या तो रिलीजियस प्रेजुडाइसेस बन जाएंगे, कि मतलब यू आइडेंटिटी, तुम किसी को नाम सुन के फ्लैट नहीं दे रहे, तो क्या रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स ये हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि मतलब अगर कोई सिंधी है
तो वो हमेशा बिजनेस में बहुत अच्छा होगा, या पारसी है तो अमीर ही होगा, पंजाबी है तो उसके खेत तो बहुत बड़े ही होंगे, है ना, छोटे खेत वाले होते ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे लोग अपने अपने थोड़े प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, उनकी अपनी सोच हो जाती है, ठीक है। कि जैसे विमेन है, जेंडर रिलीजन कास्ट पढ़ रहे हो तो विमेन है, तो क्या होगा कि है ना, सबके अलग अलग है। जो लोग जैसे मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि सबको, छोड़ो वो एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुम ये समझो कि हर किसी की मतलब अपेक्षाएं अलग अलग हैं। जैसे अगर हम एक स्त्री की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे जैसा इस बुक में भी एक ड्राइंग तुमको बनी हुई दिखाई थी कि एक परिवार उसमें एक आदर्श माँ बहन देखता है, एक फैशन इंडस्ट्री का अच्छी मॉडल देखती है, एक मतलब एक जो टीवी सीरियल बनाने वाला है वो औरतों में एक एक आइडियल कंज्यूमर देखता है, कि लोगों को लगता है सीरियल्स टीवी औरतें ही देखती हैं। ये भी एक स्टीरियोटाइप है। हो सकता है कि कुछ लोगों को सीरियल्स इतना देखना ना पसंद हो, हाँ दो तीन देखे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हर सीरियल देखती हैं या रोज रात को 8:30-9 बजे रिमोट लेके बैठती हैं। ऐसा हो सकता है कई घरों में ना होता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये समझना होगा कि देखो आप तुमसे बात हो रही है, तुम स्कूल कॉलेज जाते हो, तुम्हारी जननी तो नहीं जाती है ना, तो वो क्या करे अपने टाइम पास के लिए? हाँ घर से बाहर निकल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद एक ही घर में रहना है, एक ही सोसाइटी में रहना है। ऐसा तो नहीं है कि तुम चंडीगढ़ से तुम जा रहे हो चंपारण लोगों से मिलने के लिए। अरे हाँ या ना, हाँ वो गांव में कभी कभी गए तो वहां मिलाप हो जाता है, बात ठीक है, पर और कुछ तो नहीं होगा ना। तो अब वो क्या करे, है ना, वेब सीरीज देखे, उनको समझ में नहीं आता होगा। आजकल वेब सीरीज भी बड़ी बड़ी आ गई है, तुम्हारी जनरेशन देखेगी, पर तुम ये समझो कि तुमसे जो पहले वाली जनरेशन है, उनके पास जब वो घर पे बोर हो रहे हैं, तो बोर हो रहे हैं तो टीवी आ गया, चलो ठीक है। अब टीवी पे या तो 80-90 की दशक की पहले घटिया फिल्में, वो भी तुम 4 बार देख चुके हो, सूर्यवंशम वो 5वीं बार आ रही है। अरे होता है, आज भी आती है, होता है कि नहीं? तो या तो वही देखो, या सीरियल देखो, या न्यूज देखो, उसमें वही देश में ये हो गया वो हो गया। जैसे आजकल मैं तुमको बताता हूँ, मैं खुद मीडिया लाइन से हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा। ऐसे होता है ना कि 20 मिनट में मानो 250 खबरें, ऐसा मानो कोई कह रहा है, 200 खबरें ऐसा कह रहा है। तो तुम अगर कभी ध्यान से देखोगे ना, तो एक ही खबर को 5 बार दिखाते हैं। कैसे? कि जैसे प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे गए, ये खबर है, ये पहली खबर थी, तुमको लगा चलो ठीक है। दूसरी, प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे जब गए तो सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पे उतरे, अमेरिकन एयरपोर्ट पे, तो लगा ठीक है 10 बजे उतरे होंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री जब सुबह 10 बजे अमेरिका पे उतरे तो खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको लेने गए। अरे ये क्या है? अरे तुमने बोला ठीक है यार, चलो वो गए, पहली खबर 10 बजे पहुंचे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन गए, ठीक है। प्रधानमंत्री जब सुबह 10 बजे गए और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्हें रिसीव किया, तो फिर प्रधानमंत्री के काफिले में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, है ना। वो एक खबर उसमें बना देंगे कि प्रधानमंत्री का काफिला जिस रास्ते से जा रहा था वहां पे लोग झंडे लहरा रहे थे। ये आई एम नॉट मॉकिंग, यू हैव गॉट अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर टू बी ऑनेस्ट इन लॉट ऑफ ईयर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो ऐसी खबर, ये इसकी अगर तुम कुछ भी ले सकते हो कि मानो मानो कि कहीं कुछ हो गया, क्या हो गया, मानो मानो कि कोई ट्रेन थोड़ी सी, कोई मरा नहीं, एक मालगाड़ी थी पटरी से अलग हो गई, तो मालगाड़ी पटरी से अलग हो गई। मालगाड़ी जब पटरी से अलग हुई, दूसरी खबर, तो ड्राइवर उस गाड़ी से कूद गया। तीसरी खबर, मालगाड़ी पटरी से अलग हुई, ड्राइवर कूद गया था, लेकिन जब मालगाड़ी पटरी से अलग हुई तो वो खुशकिस्मती की बात है कि आसपास कोई जान माल की अरे समझ रहे हो, ऐसे ही करते हैं। तो तुम उनसे सीखो, एक का चार कैसे करना है उन्हीं से सीखो तुम। लेकिन कहने का ये मतलब था कि तुम एक टाइम के बाद उसमें भी बोर हो जाओगे, है ना, यू विल तुम बोर हो जाओगे। तो उस समय इसलिए वो सोचते थे कि अब सीरियल में ही कुछ नया नया मसाला मिलेगा। तो उनकी भी मजबूरी है, ऐसे उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। मजबूरी थी, आज की जनरेशन में तो नहीं है वो। कम ऑन, तो कहा था ये, तुम देखो की पॉइंट्स तुम लिख लेना, थोड़ा तुमको याद भी करना पड़ेगा तुमको। मैं घी निकाल के दे रहा हूँ, दूध की मलाई बनती है, मलाई को भी चर्न करते हैं तो घी बनता है, तुम्हें घी दे दिया गया है, बकवास तुम्हें नहीं पढ़ना है, थक जाओगे, खो जाओगे इस चैप्टर में, इतना वास्ट चैप्टर है ये, डूब जाओगे, इतनी सारी फिलोसफी दी है इस चैप्टर में। खैर, रिलीजन तुम तीन ही देखना, religious prejudices, stereotypes, or the various forms communalism can take into politics, religious prejudices and stereotypes. People identify a particular religion with a particular prejudice and a particular stereotype, है ना।
आइडेंटिफाई करने लगते हैं। औरत है ना ये, मतलब सॉरी रिलीजन की बात हो रही, नॉट जेंडर। और रिलीजन, हाँ अब मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता, पर तुम्हें पता है कुछ प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स हर रिलीजन के बारे में होते हैं, है ना। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स? कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल, है ना, पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग different religious communities with different prejudices and stereotypes. People start identifying different religious communities with different prejudices and stereotypes. तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, पीछे भी करके। दूसरा, अरे छोड़ो बुक, दूसरा क्या पढ़ा था हमने? क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। कि उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना, कि ऐसा नहीं है कि इतना ही लिख के आ जाओगे, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, 50% से ज्यादा ही मिलेगा, पूरे नंबर चाहिए, तो जैसे ये लिखा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स है ना, कि इन व्हेन कम्युनलिज्म, what are the various forms communalism can acquire in politics? Communalism can acquire various forms in politics, है ना। For example, in communalism there is religious prejudices, stereotypes, है ना। तो इसका जाहिर सा मतलब यही है कि people start identifying particular religious communities with racial religious stereotypes and prejudices. People start identifying certain religious communities with certain religious prejudices and stereotypes. There is always a quest for political dominance. उसके आगे explain करना, which means that everyone wants their religious community to be the topmost, to be superior than other religious communities. तीसरा क्या लिखोगे साहब? तीसरा क्या था? एक था racial stereotype, sorry racial नहीं, religious stereotype and prejudices. People have associated different religions with different prejudices, religious prejudices and stereotypes. People have associated, ये हिंदू है तो ये ऐसा होगा, ये मुस्लिम है तो ये ऐसा होगा, ये जैन है तो ये शांत स्वभाव का होगा, ऐसे ही लोग आइडेंटिफाई करते हैं। People have identified different religions with different religious prejudices and stereotypes. There is always a quest for political dominance, है ना। When communalism takes part in politics, everyone wants that their religion should be superior to other religions, ठीक है। Political people make emotional appeals to different certain religions for their own gain. People make, या politician make emotional appeals to people of different religious communities for their personal gain, ठीक है। मैंने बताया ना, दलितों तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियंस तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, उठो आगे बढ़ो, है ना, तुम्हें दबाया जा रहा है, ऐसे उसी पॉइंट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ठीक है। ये तुम कहाँ आ गए भाई? पेज ही बंद हो गया मेरे से, सॉरी। हाँ ठीक है, लिख लिया बस। उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा था? कम्युनल वॉयलेंस। ये तो तुम पहले भी लिख सकते हो। वर्स्ट थिंग, मतलब इससे ज्यादा बदतर सौभाग्यशाली हो तुम कि तुम ऐसे एज में पैदा हो जो तुमने वो नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है, पर जब मैं बहुत छोटा था तो कुछ गोधरा कांड ये सब हुआ था। कभी नेट पे सर्च करना गोधरा कांड क्या था। इट वाज अ बिग थिंग इन गुजरात एट दैट टाइम, है ना। एनीवेज, खैर तुम्हें क्या याद रखना है, कम्युनल वॉयलेंस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी कंट्री। कम्युनल वॉयलेंस का मतलब होता है रायट्स हो जाते हैं, रिलीजियस रायट्स, दंगे हो जाते हैं, कोई कानून मायने नहीं रखता, सिर्फ मतलब इट इज अ वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनल वॉयलेंस। कम टू सेक्युलर स्टेट। इसी के, ये जो तुम पढ़ रहे थे इसी के बगल में लिखा होगा सेक्युलर स्टेट। ये जो आग वाली इमेज है, आग नहीं पता नहीं क्या बनाया है अजीब सा, है ना, रिलीजियस स्टेट्स, ठीक है। ये जो सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट के ऊपर ही क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखोगे ना? चलो तुम्हारे साथ मैं भी लिखता हूँ। तुम्हारा 90% चैप्टर हो गया, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखोगे? ब्लू इंक यूज करते हैं, बेटर रहेगा, राइट? हाँ चलो सही है। हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट। अब देखो ध्यान रखना, हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट मैं तुमको लिखा रहा हूं, पर सेक्युलर स्टेट की जगह हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म वो तुमसे पूछ सकते हैं। हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फाउंड इट्स प्लेस। How the idea of secular state found its place in the Indian Constitution,
ठीक है, हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फाउंड इट्स प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बहुत बड़ा लिखा है, तुमको बहुत जगह मिलेगी, लिख देना सेक्युलर स्टेट के ऊपर इस इमेज में या साइड में लिख देना, लिखा हाउ, तुमको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन, हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फाउंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, या हाउ सेक्युलरिज्म इज एनश्राइंड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि भारत सेक्युलर स्टेट कैसे है, हमें सबूत दो। अभी तुमने बताया कि कम्युनलिज्म इज अ वेरी डेंजरस थिंग, कम्युनलिज्म अगर पॉलिटिक्स में आ जाए तो कम्युनलिज्म कौन कौन से रोल्स प्ले कर सकता है पॉलिटिक्स में, अगर कम्युनलिज्म आ गया सो पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट रिलीजन्स विद डिफरेंट रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइसेस, ये हिंदू है ना ये ऐसा होगा, ये मुस्लिम है इसका स्वभाव ऐसा होगा, ये जैन होगा, ये जैन लोग तो बहुत शांत किस्म के लोग होते हैं, है ना। तो समझ रहे हो, तो क्या है, तुमने अभी अभी पढ़ा कि कम्युनलिज्म की एक ही धर्म प्रधान है, कम्युनलिज्म वेयर वन रिलीजन इज, कम्युनलिज्म बिलीव्स इन वन प्रिंसिपल रिलीजन, वन रिलीजन, इट बिलीव्स दैट द प्रिंसिपल रिलीजन इज सुपीरियर टू ऑल अदर रिलीजन्स, है ना। इन अ कम्युनल कंट्री, हाँ, कम्युनलिज्म can also take form of communal politics where the state, the government itself ensures the supremacy of one religion, है ना। communalism also believes that one religion should get all the benefits and it should get preferences everywhere, क्योंकि कम्युनल विचारधारा ही कहती है कि एक धर्म बाकियों से ऊंचा है, तो जो ऊंचा है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, बाकी लोग को नॉर्मल ट्रीट करेंगे। तो ये था, तो अभी हमने कम्युनलिज्म पढ़ा, अभी तो अब तुम मुझे ही बताओ, कम्युनलिज्म बुरी चीज है तो पॉलिटिक्स में क्या कर सकती है। इफ कम्युनलिज्म कैन एक्वायर, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स, बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे कि क्या, जैसे कि इफ कम्युनलिज्म कम्स इन पॉलिटिक्स देन पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग डिफरेंट रिलीजन्स विद डिफरेंट प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, देयर इज ऑलवेज अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस वेयर एवरीवन वांट्स दैट देयर रिलीजन शुड बी डोमिनेंट, शुड बी सुपीरियर टू अदर्स, दैट्स व्हाट दे वांट। तीसरा हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, पॉलिटिशियंस मेक इमोशनल अपील्स, दलितों उठो, इमोशनल अपील है ये, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियन तुम्हें दबाया जा रहा है, है ना, कि वेयर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, पॉलिटिशियंस स्टार्ट मेकिंग इमोशनल अपील्स टू पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स फॉर देयर ओन पर्सनल गेन, कि मेरे को वोट मिलेगा, है ना। कम्युनल वॉयलेंस द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, ऐसा लिख देना, द वर्स्ट थिंग या द वर्स्ट फॉर्म दैट कम्युनलिज्म कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स is communal violence. The worst form communalism can acquire in politics is the form of communal violence, religious riots, which is the worst scenario. सौभाग्यशाली है वो पीढ़ी और जो ये कभी नहीं देखेगी, या जो सुनिश्चित करेगी कि आगे कभी ना हो, ठीक है। तो खैर, तो तुमने अभी देखा कि कम्युनलिज्म क्यों बुरा है, अब तुम तो कम्युनलिज्म तो बहुत बुरी बात है, वर्स्ट फॉर्म कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। क्या इंडिया में कम्युनलिज्म है? नहीं, इंडिया तो सेक्युलर स्टेट है। कैसे है वो हमें बताओ, साबित करो कि इंडिया सेक्युलर स्टेट है, ये तुमसे पूछा जा रहा है ना। हाउ इज इंडिया सेक्युलर कंट्री, वो तुमसे ऐसे नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट पूछेंगे तो बच्चा बता देगा, तो घुमा के पूछते हैं, हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फाउंड इट्स प्लेस इन इंडिया, कैसे आया संविधान में। मतलब तुम्हें ये नहीं बताना कि एक बंदा था उसने लिखा, किसने ये आइडिया दिया कि भारत सेक्युलर हो, किसने उस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया, नहीं, बक तुमको लिखना वही है कि हाउ इज इंडिया सेक्युलर कंट्री या व्हाई इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री, है ना। तो कैसे इंडिया सेक्युलर है तुम वही लिखोगे। तो नंबर 1 क्या है, इसी में तुम अगर देखोगे, क्या हो गया साहब, हटाओ इसको, क्वेश्चन लिख लिया ना, क्योंकि मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यस। तो आई गेस तुमने क्वेश्चन लिख लिया है। इसी के नीचे वाले पैराग्राफ में, है ना, जो बुलेट पॉइंट है, सिर्फ की पॉइंट, नो ऑफिशियल रिलीजन, बाकी बकवास हमको पढ़ना ही नहीं है। नो ऑफिशियल रिलीजन हम लिख सकते हैं कि इन इंडिया सेक्युलर, हाउ सेक्युलरिज्म फाउंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, है ना, the secularism found its place in the constitutional provisions of India through various ways. Number 1, है ना, in India there is no constitution, there is no official religion. The Constitution of India doesn't recognizes any official religion. It doesn't entertain, it doesn't has any official religion. For example, in some countries such as Pakistan, है ना, इस्लाम या है ना इज द नेशनल रिलीजन। फ्रांस में, राइट, फ्रांस का एग्जांपल दिया है। क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड तुम कह सकते हो, इन ब्रिटेन जिसने हम पे राज किया, अच्छा आसानी होगी याद करने में, इन ब्रिटेन क्रिश्चियनिटी इज द प्रिंसिपल रिलीजन,
क्रिश्चियनिटी इज द ऑफिशियल रिलीजन, ऐसा होता है। तो तुम लिखना कि अनलाइक पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिकॉग्नाइजेस एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, ये तुम्हारा सेक्युलर स्टेट है। नो ऑफिस, तुम बस कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। नो ऑफिशियल रिलीजन, वेर वी स्टूडेंट्स, वी वेर ऑन पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 राइट हैंड साइड नीचे की तरफ, ये इमेज दिख रही है उसके नीचे की तरफ राइट हैंड साइड, सेक्युलर स्टेट, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा, हाउ द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फाउंड इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया, प्रूव हाउ इज इंडिया सेक्युलर स्टेट, है ना। उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले बुलेट पॉइंट पहली लाइन में बस इतना ही अंडरलाइन करना है, नो ऑफिशियल रिलीजन, है ना, बस। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे तुम किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। तीसरा क्या है, allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities, जो तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिलीजन क्या प्ले करता है रोल पॉलिटिक्स में, कि एक तरफ तो गवर्नमेंट का काम है कि वो फैसिलिटेट करे, रिलीजियस डिमांड्स लोगों की पूरी करे, घाटों की सफाई कराए कुंभ के समय, या फिर अगर कोई मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है, रिलीजियस एक्टिविटी, कोई मास प्रोसेशन जा रहा है, पुलिस की व्यवस्था करे। साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये भी काम है कि रेगुलेट करे, गैस के रेगुलेटर की तरह, कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो है, मतलब कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी अगर हो रही है तो उससे दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, इट शुड नॉट एनक्रोच द राइट्स ऑफ अदर्स, इट शुड नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स या कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, एक ही बात है। वही सेम पॉइंट यहाँ पे कि स्टेट के पास ये पावर होनी चाहिए टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे, तुम अलग अलग एग्जाम्पल से चीज समझ सकते हो। ठीक है, मेन तुमको बस इतना ही लिखना है, आर वी मिसिंग समथिंग और दीस आर द ओनली पॉइंट्स, यस आई थिंक दीस आर द ओनली पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखो जो मेन चीजें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुमको नहीं लिखवा रहा, इट इज अ प्रीटी स्मॉल क्वेश्चन बट एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, they often ask you how the idea of secularism found its place in the Indian constitution, how the idea of secularism is enshrined in the Indian constitution. yeah, India is a secular state, एग्जामिन द स्टेटमेंट, क्लेवर क्वेश्चन ऐसे भी दे देंगे, तुम्हें सेम आंसर लिखना, एकम सत्यम, सत्य वही है जो मैंने ये पढ़ाया। इंडिया सेक्युलर स्टेट कैसे है, तो इंडिया सेक्युलर स्टेट ऐसे है कि इन इंडिया देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिकॉग्नाइजेस एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, देयर आर सर्टेन, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस इस्लाम एज द नेशनल रिलीजन, इन इंग्लैंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस क्रिश्चियनिटी एज द official religion. However, in India, the Indian Constitution doesn't recognizes any religion as the official religion. ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने देखा। नंबर 2, the Indian Constitution prohibits discrimination of any sort based upon religion. किसी भी तरीके का भेदभाव धर्म के आधार पे, वो हिंदू है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, यस फ्रीडम टू, उससे पहले जो था फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रमोट करना, तुम किसी धर्म का प्रचार करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब जैसे चाइना में तो ये नहीं है, चाइना में तुम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, है ना। कई मिडिल ईस्टर्न कंट्री से अगर तुम वहां किसी और धर्म की पूजा करना चाहते हो तो घर में करो, पब्लिकली नहीं कर सकते, ये लॉज है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, और काफी सेक्युलर कंट्रीज में यू हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, वचन बोलो, प्रोपेगेट, फैलाओ, प्रैक्टिस, जिस धर्म में मानना है मान लो, और टू नॉट प्रैक्टिस है नहीं, ये भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि नहीं टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया तुमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ तो चुनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुम, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में नहीं मानता, चलेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये भी प्रिविलेज दिया है कि यू कैन प्रोफेस, प्रोपेगेट, प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, और यू कैन इवन रिजेक्ट ऑल ऑफ देम, यू कैन नॉट बिलीव, यू कैन बिकम एन एथिस्ट। The Constitution of India also gives the privilege of professing, practicing, preaching any religion you want. Also at the same time you can choose to not follow any religion. तुम किसी religion को नहीं मान सकते। उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो इंटरवीन करे टाइम टू टाइम, so that religious activities are not encroaching the rights of others. ठीक है, कि इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मानो एक मैदान है, वो तुमने रामलीला के लिए दे दिया,
पर वहां पे क्रिश्चियन समाज को या बौद्ध समाज को वहां पे कोई कार्यक्रम करना है, तुम नहीं दे रहे, नहीं ये तो रामलीला के लिए जाए। सरकारी जमीन है, कोई भी धर्म उसका उपयोग कर सकता है सरकार की अनुमति से। ठीक है, समझ गए? ठीक है, उसी का जिक्र हो रहा है, कम्युनल वॉयलेंस, तुम समझ गए होगे ये। नहीं ये तो हो गया, कहाँ है हम एक्चुअली ऊपर आ गए हैं, हमको नीचे जाना है। हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, आई गेस तुम अंडरलाइन कर चुके होगे, वो ये पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया है खास रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा एक क्वेश्चन देखा था। सीबीएसई के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस जानते हो कौन से होते हैं? सीबीएसई के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस वो होते हैं जब वो टेक्स्ट बुक्स में से ही एक स्टेटमेंट, टेक्स्ट बुक के बीच में से कोई 2 लाइन दे देंगे, बोलेंगे एग्जामिन द स्टेटमेंट या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ऐसे भी क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, थोड़ा सोचना है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट, तुम आ जाओ पेज नंबर 49, इसी यहाँ जो ओम की कुर्सी है ना उसके बगल में, पेज नंबर 49 में इसके बगल में ये जो लास्ट पैराग्राफ है, अंडरस्टूड इन दिस सेंस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस पैराग्राफ में ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन यहाँ से अंडरलाइन करना। Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the very idea of India. ये स्टेटमेंट, इसके आगे भी तुम अंडरलाइन करो इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड। तो तुमसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं तुमको बता रहा हूं कि वो कैसे कैसे उनके चोंचले होते हैं, कैसे कैसे वो तुमसे सवाल पूछ सकते हैं। वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड। तो हमने पढ़ा था कि वेरियस फॉर्म्स कम्युनलिज्म कैन टेक इनटू पॉलिटिक्स। तो हमने देखा था उसमें कि कम्युनलिज्म को क्यों कॉम्बैट करना चाहिए, वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, क्यों कम्युनलिज्म से हमें लड़ना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि कम्युनलिज्म से नहीं लड़ोगे तो कम्युनलिज्म विल टेक द फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, वेयर द गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर ओवर अदर्स। या तुम ये सब छोड़ो, तुम डायरेक्ट लिखना, कम्युनल पॉलिटिक्स का फॉर्म ले सकता है, मन करे तो लिखना, नहीं तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि वी हैव टू कॉम्बैट पॉलिटिक्स, we have to combat communalism in politics, because if we do not combat communalism then communalism can lead into जो हमने पढ़ा था राइट, कि can take various forms such as religious prejudices, stereotypes। सेम आंसर होगा कि if communalism is not combated then people of that country will start identifying every religion with some prejudices and religious stereotypes। कम्युनलिज्म को क्यों कॉम्बैट करना जरूरी है? क्योंकि कम्युनलिज्म को कॉम्बैट नहीं करोगे तो एक वो कम्युनल पॉलिटिक्स का फॉर्म ले सकता है। हो सकता है तुम्हारे देश में ऐसी ही सरकार आ जाए जो एक ही धर्म को प्रधान मानती हो। कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करना जरूरी है। कम्युनलिज्म को कॉम्बैट करो, क्योंकि कम्युनलिज्म को कॉम्बैट नहीं करोगे तो कम्युनलिज्म जो है रिलीजियस प्रेजुडाइसेस या स्टीरियोटाइप्स का फॉर्म ले लेगा। कम्युनलिज्म इस तरीके से काम कर सकता है कि मतलब कि people start identifying various religions with various different religions with different religious prejudices and stereotypes। ठीक है, साथ ही साथ quest for political dominance, वही सेम आंसर था जो है ना, political mobilization on religious lines है ना, people make emotional appeal, दलितों उठो अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियंस उठो अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें दबाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। Also, if communalism is not combated, then communalism can take the worst scenario. Communalism can also take the form of communal politics। ठीक है, वो सेम आंसर जो तुमने पढ़ा था वो तुम इसके लिखोगे। वो हो सकता है तुमको ये पूरा स्टेटमेंट दे दे, या तो वो तुमसे पूछेंगे यहाँ से ये क्वेश्चन ले लो, यहाँ से क्यू लिख लो, यहाँ पे क्यू, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड, सेम आंसर होगा। या वो तुमको स्टेटमेंट दे देंगे 3 लाइन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, क्या communalism should not be seen as communalism should not be seen as a threat to some people in India, it threatens the very idea of India। ऐसा क्यों है? तो ऐसे में भी तुम वही लिखोगे जो लिखवाया था पहले। ठीक है, it can take the form of religious prejudices and stereotypes। People can start identifying different religions with different religious prejudices and stereotypes। ये religious हटाओ, people can start identifying different religions with different prejudices and stereotypes।
people can dobara people can if religious if why communalism needs to be combated, because if it is not combated, people will start identifying different religions with different religious prejudices and stereotypes, है ना. Also there will be a quest for political dominance in the country, where everyone will want that their religion should be the dominant should in the entire country, their religion should be superior over other religions in the entire country, है ना. Also political mobilization on religious lines, politicians will make emotional religious appeals to the people to make sure that they get the entire vote, है ना. मोबिलाइज करेंगे, वो जागरूक करेंगे एक धर्म को कि देखो तुम्हारे उठो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है. दैट दे विल डू. ऑल्सो एट द सेम टाइम the worst thing that can happen is that communalism, if communalism takes part in politics, why it needs to be combated, because communalism in the worst case scenario can take the form of communal riots and communal violence. Same answer होगा. ठीक है, हो गया. यस, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए पेज नंबर 51 के ऊपर. ठीक है, इस वक्त आप देख रहे होंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स कहाँ लिखा है अपना. हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स लिखा है पेज नंबर 49 पे. ठीक है, ये पेज नंबर 49 है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरि अनंत हरि कथा अनंत, आपकी स्टोरी साहब वही है. स्टोरी ये है कि पॉलिटिक्स का क्या, कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, रिलीजन का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है. अब आप पढ़ोगे कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है. बट कास्ट ना दो धारी तलवार है, क्योंकि ये बताते हैं कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, फिर आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिटिक्स का कास्ट पे क्या असर होता है. जितने भी चैंपियन स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो इस एग्जामिनेशन में या इस चैप्टर के क्वेश्चंस में मार्क्स इसीलिए नहीं गवाते क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है. कभी कभी वो पूछ जाते हैं, दो धारी तलवार में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, इसका आंसर अलग है, और पॉलिटिक्स का क्या रोल है कास्ट में, इसका आंसर अलग है. जो बेवकूफ स्टूडेंट है, जो घटिया टीचर्स है और घटिया स्टूडेंट्स है, वो कैसे पढ़ते हैं इसको, वो आंसर्स रटने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स का कास्ट पे ये असर है, ये लिखना है, कास्ट का पॉलिटिक्स पे ये असर है, ये लिखना है. ऐसा मत करो. कभी भी तुम किसी भी लॉजिक पे या रटाए हुए ज्ञान पे उतना विश्वास नहीं कर सकते जितना अपने कॉमन सेंस पे कर सकते हो. अपने ऊपर विश्वास रखो. हो सकता है कि गुरु भक्ति होनी चाहिए, पर हो सकता है तुम्हारे गुरु से कोई गलती हुई हो, तो गुरु का अपमान मत करना. कल को तुम्हारे जननी, तुम्हारी बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहते हैं कि पेरेंट्स का सम्मान करो, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी. कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो कहते हैं अपनी माँ से कि हे माँ सुनो जननी, वो सुत बड़ भागी है, बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता के चरण में नहीं, माता पिता के वचन में प्रेम रखता है. ऐसी संतान जो अपने चरित्र से अपनी माता पिता को खुश कर दे, ऐसी संतान संसार में दुर्लभ है. और भगवान ने मुझे ये अवसर दिया है ना, जो मेरा प्राण प्रिय भरत है. वो कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं माँ, है ना, आप बताइए मैं बड़ा हूं या भरत बड़ा है ना. तो माँ कहती है तुम बड़े हो, भरत छोटा है, इसलिए माँ मुझे जंगल का बड़ा राज्य दिया है पिताजी ने, और भरत को अयोध्या का छोटा राज्य दिया है. लेकिन जब मैं स्टूडेंट से ऐसी बात करता हूं ना, तो अक्सर मुझसे आकर के कहते हैं सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स कभी कोई गलत बात कर रहे हो, या हमारे पेरेंट्स को उतना एक्सपोजर ना मिला हो, या जनरेशन गैप की वजह से हमारी और उनकी थिंकिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है. लेकिन देखिए, आपका आपके माता पिता से संबंध एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट के आधार पे नहीं है. एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट मेरा किसी के साथ भी हो सकता है, अपनी माता पिता किसी के भी साथ हो सकता है. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. ठीक है, आपका आपके माता पिता के साथ संबंध जो है वो भाई मैं कहूंगा कि वो नीति का संबंध है. तो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होंगे, होने दो, किंतु अपना धर्म निभाते रहो. एनीवेज, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यस, ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया. 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं. तुम एक काम करो, तुम यहां मत लिखो, तुम पेज नंबर 50 पर आ जाओ. कास्ट एंड पॉलिटिक्स छोड़ दो, तुम 49, ये अंडरलाइन क्या किया मैं बताऊंगा. तुम पेज नंबर 50 पर आ जाओ. ये एक काम करो, तुम पेज नंबर 49 पर ही आओ. हाँ, ये दिख रहा है कास्ट एंड पॉलिटिक्स. यहाँ पे इसके नीचे तुमको दिख रहा होगा कास्ट इनइक्वालिटीज. ये मत पढ़ना, ये बकवास है. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इसमें वही चीजें जो तुमने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि पुराने जमाने में भारत में कास्ट के आधार पे भेदभाव होता था वगैरह वगैरह. उच्च जात वाले नीच जात वालों को कुछ समझते नहीं थे,
एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, अछूत माना जाता था कुछ लोगों को कि इनकी परछाई भी हम पे पड़ गई तो ये तो गलत हो गया, ना जाने क्या हो गया, वो स्नान करने जाते थे घर पे, ऐसे वगैरह वगैरह। कास्ट इनइक्वालिटीज की हमारे देश में वो चर्चा रही है। ये बस तुमको जो कास्ट इनइक्वालिटीज वाला ये जो सब हेडिंग दिया और इसके नीचे जितना भी कंटेंट दिया है यहाँ पे या थोड़ा वहां पे, ये बस तुमको थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए दिया है। तुम बस मेन आ जाओ इसी पेज पे, वी आर ऑन पेज नंबर 49, ठीक है। स्टूडेंट्स, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पेज नंबर 49 पर आओ, पेज नंबर 49 पर आओ, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी संतान की तरह देखूं, तो उसके लिए तुम्हें भी मुझ में अपना एक गुरु देखना होगा। गुरु भी पिता तो नहीं है, पिता समान होता है, या बड़ा भाई देख सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा। तो पेज नंबर 49 पे राइट हैंड साइड पे जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें तुमको थर्ड लास्ट लाइन में दिख रहा होगा पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ये सोशल जो है पूरा अंडरलाइन नहीं हुआ है, पर तुम पूरा अंडरलाइन करना, ठीक है। थर्ड लाइन राइट हैंड साइड में जो लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे से तीसरी लाइन, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, इसको अंडरलाइन कर लो पूरा। ये पूरा सोशल अंडरलाइन करना, इसमें आधा ही हुआ है, पूरा अंडरलाइन करना तुम, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको अब एक बुद्धिमानी का काम करना है। वो क्या है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हें एक चीज काट करके उसको लिखनी है, बस कलम लग जाए हाथ में साहब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है तुम्हें, यहां लिखा है डेट इज वाई क्लास 9, ये काट के इसके आगे तुम क्या लिखोगे, एफर्ट्स ऑफ, मतलब क्या होगा, एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। इसको इस तरीके से कर दो, यहाँ पे एक 9th डॉट है ना, वहां जैसे लिखा है क्लास 9, 9th फुल स्टॉप डेट इज वाई, 9th फुल स्टॉप डेट इज वाई काट दो, उसके ऊपर छोटे में, यहाँ इन छोटे अक्षरों में लिख दो डेट इज वाई, सॉरी इसके छोटे अक्षरों में लिख दो यहाँ ऊपर एफर्ट्स ऑफ, तो तुम्हारा ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। किया, एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। तो चलो इतना हो गया होगा। अब मुझे ये थोड़ा आगे बढ़ाने दो चीजों को। लिख लिया एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद तुम आ जाओ पेज नंबर 50 पे, और जैसे ही तुम पेज नंबर 50 पे आओगे, सबसे पहला, एक्चुअली पेज नंबर 50 पे नहीं, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पे तुमको ऐसा एक ब्लू कलर अजीब सा स्किन कलर का बॉक्स दिया होगा, वो छोड़ दो। तुम आ जाओ पेज नंबर 51 पे, 49 पे थे, 50 पे एक चार्ट दिया है, कोई मतलब नहीं है साहब, वही लैंडिंग होगी जहां जरूरी है। पेज नंबर 51 सवाल लिखोगे इसके ऊपर, यहीं पे ये पेज नंबर 51 के टॉप में ही तुम सवाल लिखो, व्हाट आर द मेजर रीजंस। एक सेकंड, ये लिखना भी सही है, हाँ प्रोबेबली, हाँ ये पहले ये वाला लिख लो। कास्ट इन पॉलिटिक्स बाद में पढ़ोगे, पहले ये लिख लो, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर द ब्रेकिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। What are the major reasons for the breaking up? Oh come on यार, रुको, हाँ लिखो, क्या लिखोगे तुम, लिख लो what are the major reasons behind the breaking up, what are the major reasons for the breaking up of caste system in India. What are अभी याद करना है आंसर, what are the major reasons for the breaking up of caste system in India. कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट हायरार्की, जैसे भी वो तुमसे कहे, ठीक है, उसका जिक्र तुम्हें, मतलब आंसर जो है, आंसर तो एक ही होगा, भले ही वो कैसे भी तुमसे उसको पूछे। What are the major reasons? What are the major reasons behind the breaking up of caste system in India, the caste hierarchy? तुमसे पूछते हैं कास्टिज्म कैसे खत्म हुआ भारत में। देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई वो तो हमें भी ठीक से नहीं पता। हमें इतना पता है कि भारत में प्राचीन काल में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, मध्य काल में भी ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। बहुत गलत लोगों ने, क्योंकि मैं हिस्ट्री भी तुम्हें पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें बता दूं, बहुत लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और बुक में लिखा है तो तुम्हें उस हिसाब से ही याद करना है। वास्तव में इतिहास ये है जो जेनेटिकली प्रूवन है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। ऐसा नहीं है कि यूरोप से कोई आर्यन रेस भारत में आई और यहाँ की लोकल्स को उन्होंने लो कास्ट की तरह ट्रीट किया। इसके ऊपर कुछ फिल्म्स भी बनी है, गलत तरीके से दिखाया गया इतिहास। आपके देश के इतिहास को गलत तरीके से ही आपको दिखाया गया है। कोई पूजा कर रहा है और गलत काम कर रहा है तुरंत, या कोई पूजा कर रहा है तो लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, ये कुछ समय तक
मैं तो कहूँगा 70-80, 70 तो नहीं, 80-90 2000 के शुरुआती सालों में यही चलन रहा है तुम्हारे भारतीय सिनेमा का, ठीक है, कि पुजारियों को बलात्कारी दिखाया है, या फिर कोई पूजा कर रहा है तो फिर उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण इस तरीके से किया गया है जैसे ये कोई छोटे बच्चे का खेल हो। पर वो सब तुम मत समझो। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि यूरोप से, या मतलब मतलब देश के मध्य भाग से, मतलब विदेशों से कुछ लोग आए यहाँ पे, यहाँ के लोगों को उन्होंने जंग में हरा दिया और यहाँ वो बस गए, और हम लोग आर्यन नहीं है, ऐसे नहीं है। पुराने जमाने में हम आर्य कहते थे, पर आर्य का मतलब होता है इट वॉज अ टाइटल, वो कोई जोग्राफिकल आइडेंटिटी। आर्य किसको? पत्नियां पतियों को कहती थी, आर्य आप ठीक है, आर्य आर्य आप ये कर लीजिए। अरे आर्य जो है, अरे तुम ऐसे बोला, कोई मानो तुम्हारे स्कूल में जर्मन टीचर है, जर्मन पढ़ाता है, तो तुम बोलते हो ये जर्मन सुन ऐसे बोलते हो, सुनो जर्मन, नहीं ना। तो तुमको क्यों लगता है कि वो आर्यन है इसलिए उनको आर्य? आर्य वॉज अ डिफरेंट वर्ड एट ऑल। आर्य सिद्धांत तो संस्कृत में भी है, तुम वो मत समझो। आर्यन इन्वेजन थ्योरी 100% गलत है। इसका सबूत क्या है? जेनेटिक थ्योरी से। भारत में जो लोग रह रहे हैं, खास तौर पे दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में, उनके जीन्स तो मैं नहीं कहूँगा, पर उनके डीएनए को अगर तुम देखोगे, जेनेटिक्स में डीएनए भी आता है, उनके डीएनए को अगर तुम देखोगे तो उनका डीएनए ये बताता है कि ये डीएनए इस इलाके में कम से कम 15,000 साल से है, और 5,000 साल पुराना तो हमारा ये हड़प्पन, मोहनजोदारो, ये सब है। मतलब तुम ये समझ करके चलो कि आपका इतिहास दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना है। हाँ, अगर कोई तुमसे ये कहे कि भारत में क्या जात पात की प्रथा नहीं थी, उसको एक्सेप्ट करना थी, पर शुरुआत से ये प्रथा नहीं थी, ठीक है। ये प्रथा बाद में आई जब हमारी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई, कल्चर को बदनाम कर दिया गया सिर्फ पैसा लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जैसे साउथ इंडिया में एक ऐसा मशहूर मंदिर है, ठीक है, जिसके वॉल्ट्स में ही $22 बिलियन का अमाउंट मिला। हालांकि इसके बारे में बात करना इतना सही नहीं है, पर तुम समझ के चलो कि कितना भव्य होगा वो राजा जो मंदिरों में इतना धन रखते हैं। दरअसल उनके लिए धन का कोई महत्व ही नहीं था, परंतु कितनी भव्यता होगी उनके समय में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें यहाँ पर समझनी चाहिए, और ये बात तुम समझ के चलो कि बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसा तुमको बहुत लोग बताते हैं। इतना बुरा भी तुम्हारा देश नहीं है। भारत में जो विश्व गुरु रहा है वो तुम्हारा देश ही रहा है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में भी मैंने तुमको बताया था, 2 पार्ट्स उसके जा चुके हैं, बाकी 2 भी रिकॉर्ड हो गए हैं, वो हम आराम से डाल देंगे। लेकिन तब भी मैंने तुमको बताया था जगत गुरु, विश्व गुरु भारत है। सिल्क रूट पे जो सिल्क आता जाता है वो भी भारतीय सिल्क है, ठीक है, जो सिल्क रूट से आता जाता था। ये तुम हमेशा याद रखना। इंडिया वाज द अबोर्ड, भारत को स्वर्ग कहा जाता था, किसका? टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस का, ठीक है। एनीवेज, फिलहाल तो तुम मस्ती में अपना ये चैप्टर समझो, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द मेजर रीजंस, व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट हायरार्की, कास्ट सिस्टम इंडिया। भारत में कास्टिज्म कैसे खत्म हुआ? तो तुम वापस आ जाओ पेज नंबर 49 पे, और पेज नंबर 49 पे, इससे पहले के पेज पे जो मैंने तुमको अंडरलाइन कराया था, याद आ गया है ना? एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, है ना? यहां लिखो 1, ये इंक तो चली गई, पर मैंने यहां पे कटवा के तुमको लिखवाया था एफर्ट्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखाया था? एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। यहां लिखो 1, टेंशन मत लो, आंसर तो तुम वैसे ही याद करना जैसे मैं तुमको कराऊंगा, तुम बस लिख लो एफर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। उसके बाद तुम पेज नंबर 50 छोड़ के सीधा आ जाओ पेज नंबर 51 पे। पेज नंबर 51 पे कुछ काम का नहीं है। हाँ, अब यहां पे कुछ चीजें तुमको अंडरलाइन करना है। पेज नंबर 51 में टॉप पे, क्या हो गया साहब, नीचे आइए। पेज नंबर 51 पे टॉप पे 3 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, ये 3 लाइन छोड़ दो। इन तीनों लाइन के नीचे से पार्टली ड्यू टू द एफर्ट्स, हाँ, यहां सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना, ऊपर से पार्टली से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन से अंडरलाइन करना, विथ, है ना, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां लिखो 2, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहां पे लिखोगे तुम 2, ऐसे कुछ रीजन तुमको देने हैं, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन 3, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन 4, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी 5, एंड, और ये 6 होगा, द वीकनिंग ऑफ पोजिशन या द वीकनिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, ठीक है। द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। ये रीजंस है, कुछ 5 या 6 तुम्हारे मेन रीजंस है, पता नहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन वो क्या हो गया ये कुछ 5 या 6 मेन रीजंस है जिनका अध्ययन तुमको करना है। दोस्तों, आपका सवाल क्या है? व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्टिज्म। कास्ट हायरार्की भारत में कैसे खत्म हुई कि तुम उच्च जात के हो, मैं नीच जात का हूं, ये कैसे खत्म हुआ? ये एक समय पे शुरू में नहीं था, बीच में आया,
तो एक समय पे ये था, पर अब ये कैसे खत्म हो गया, तो उसके कुछ कारण आपको दिए। नंबर 1 है ना, वापस अगर तुम आ जाओगे पेज नंबर 49 पे, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, दी एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, ये नंबर 1 है। तुम बस की पॉइंट ही याद रखो। इस चैप्टर में अगर पूरा आंसर याद करने जाओगे, इतने बड़े बड़े आंसर्स और उनके इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस दिए, तुम खो जाओगे। एक्सप्लेनेशन आंसर अपनी बुद्धि से लिखो, की पॉइंट्स याद रखो। की पॉइंट क्या है, पहला की पॉइंट क्या था, है ना, हाउ द कास्ट सिस्टम वाज ब्रेकन अप, या हाउ द कास्ट सिस्टम, explain the breaking up of caste system, yeah, how the caste system vanished from India. There were several reasons. नंबर वन क्या था, जो सबसे पहला रीजन तुमने देखा था पेज नंबर 49 पे, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, सच एज, एग्जांपल दे देना, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान के, मतलब जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके चेयरपर्सन थे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो भी जो है, वो भी हरिजन समाज से आते थे, ठीक है, वो भी आप कह सकते हो दलित समाज से आते थे। ही वॉज नॉट बॉर्न इन टू अ हाई कास्ट, सोसाइटी की नजरों में वो एक लो बॉर्न थे, पर उसके बाद भी उन्होंने बहुत हाई स्टेटस का काम किया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। एग्जाम्पल से देना, ठीक है, कास्ट सिस्टम या कास्ट हायरार्की, तुम हायरार्की छोड़ो, भारत में कास्ट सिस्टम, भारत में कास्टिज्म कैसे खत्म हुआ, नंबर 1, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सेवक, पॉलिटिकल लीडर्स तुम्हें पता है राजनेता, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स सच एज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। अरे ये लिखने के लिए तो क्या तुमको बुक में देखने की जरूरत है? अगर तुमको ये बताया जाए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बड़े बड़े लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स की वजह से कास्ट सिस्टम गया, तो उनके सोचने से तो नहीं जाएगा ना भारत में कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने कोई एफर्ट लिया होगा, उन्होंने कोई मूवमेंट्स निकाले होंगे। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द दलित्स एंड द पुअर। गांधी जी ने खुद वो काम किया जो अछूतों से करवाया जाता था, ताकि वो लोगों को ये सिद्ध कर सके कि अगर मैं ये काम कर सकता हूं जबकि मैं अछूत नहीं हूं, तो तुम भी कर सकते हो। कोई भी काम करने से ऐसा नहीं है कि एक जाति या एक जो कुल है वो एक ही तरीके का काम करने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य के पास ये स्वच्छंदता, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपने हिसाब से वो जो करना चाहे वो काम कर सकता है, और उसमें अपना करियर जैसे बनाना चाहे बना सकता है, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई होप इतना तुम समझ गए होगे। नंबर 1, हाउ एक्सप्लेन द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देयर वर सेवरल रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया, लाइक सच एज नंबर 1, because of the efforts of the great leaders such as Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. Such great leaders devoted their entire life in fighting against the casteism, and because of the great efforts caste system was broken down. तो मेन की पॉइंट याद रखना है, आगे का मसाला तुम डाल दोगे। उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए कास्टिज्म के खिलाफ, उन्होंने बहुत, उनके एफर्ट्स की वजह से कास्टिज्म गया, ये सब तुम लिख देना, ये सब चेरी ऑन द टॉप है। मेन पॉइंट क्या है, what are the major reasons behind the breaking up of caste system in India, how the casteism vanished in India, what are the major reasons because of which casteism is disappearing from India. Number 1, because of the efforts of the great leaders such as Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. फिर आ जाओ पेज नंबर 51, नंबर 2, with economic development. दोस्तों जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी मतलब पैसा, पैसे का डेवलपमेंट हो रहा है। आपके देश के पास अब पैसा है, पैसा है तो क्या आपके देश में आप सामान बाहर से मंगा सकते हो, आपके देश में 24 घंटे बिजली रहने लगी है, पहले नहीं होती थी गांव में। अरे तुमने वो समय जिया है, यानी हमने जिया है कि हम जब बचपन में अपने गांव जाते थे, तुमने भी उसकी झलकी देखी, उसकी झलक देखी होगी, हमने तो एक्चुअल में वो एज देखा है। बिजली तो बहुत रेयर था भाई, इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ लग्जरी। जब हमारे घर में 3-4 मेहमान आते थे मुंबई से, या उनको गर्मी होती थी, तो हम अपना पैसा खर्च करके जनरेटर चलवाते थे, तेल डाल डाल के। जनरेटर तुम्हें पता है डीजल से चलता था उस वक्त, अभी पता नहीं कैसे, अभी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो भी है। तो जनरेटर चलवाते थे कि बिजली रहे, कि एक पंखा चला के लोग सो सके। गाँव में, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, थोड़ी हालात वैसे ठीक नहीं थे, हालात जो है बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, बहुत बीच में तो बिजली की बहुत इशू होती थी। अभी तो वहाँ पे गाँव में, मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर की तरह 24 घंटे बिजली है, पर दिन में मैं कहूँगा कि कम से कम 16 से 18 घंटे बिजली तो रहती है, ठीक है। तो वो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई गांव में। वहाँ पे भी लोग टीवी देखने लगे हैं अभी, पहले उतना नहीं था, बिजली नहीं होती थी, तो क्या होता था अक्सर कि घर की जो औरतें थी 20-25, वो घर के पास में कोई बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ बैठ के बात करती थी। बच्चे पबजी वबजी नहीं खेलते थे, सब लोग बाहर निकल के कुछ खेला करते थे, ठीक है।
तो वो सारी चीजें होती थी। देखिए, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आपके देश का विकास होगा, जाहिर सी बात है कास्टिज्म में लोग नहीं विश्वास रखेंगे। तीसरा क्या है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अरे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी कि क्या? जैसे कि मेरे पिताजी मानो बिहार से हैं, बिहार में रोजगार नहीं था, तो रोजगार की तलाश से मानो बिहार से वो दिल्ली आ गए, या बिहार से मुंबई आ गए, या बिहार से भोपाल आ गए, बिहार से कलकत्ता चले गए, किसी ऐसे शहर में जहां पे कंपनियां ज्यादा है, कोई महानगरी जहां पे रोजगार ज्यादा है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इसकी वजह से भी लोगों कास्टिज्म खत्म हुआ। सर मुझे एक बात बताइए, कोई बिहार से अगर बंबई आ जाता है काम के सिलसिले में, तो उसकी जाति तो नहीं बदलती। अगर वो मानो कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से है, अगर वो राजपूत है तो राजपूत ही रहेगा। लेकिन तुम ये बात समझने की कोशिश करो, कास्टिज्म इस तरीके से, हमें पता है सर कि ग्रेट लीडर्स के एफर्ट से कास्टिज्म खत्म हो सकता है, कि उन्होंने योजनाएं निकाली होंगी, रैलीज की होंगे, प्रोटेस्ट किए होंगे, ये हम समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी कास्टिज्म खत्म हो सकता है, ये हम समझते हैं। पर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना, इससे कैसे कास्टिज्म खत्म होता है? देखो, जब तुम गांव में रहते हो तो सबको पता है कि छगन का घर कहाँ है और मगन का घर कहाँ है। तुम्हारे पिताजी कौन थे, तुम्हारे पिताजी के पिताजी कौन थे और उनका पेशा क्या था, वो भी उनको पता होगा। तो गांव में सब कोई को पता होता है कि कौन कौन है, कौन कौन है। शहर में कुछ नहीं है। शहर से छगन आएगा, बोलेगा मेरा नाम मगन है, तो लोग उसको मगन ही बुलाएंगे। अरे हाँ या ना, कोई थोड़ी बोलेगा आधार कार्ड दिखाओ अरे कोई बोलेगा नहीं। तो अब तुम शहर में काम करने आए तो भाई कौन किसको जानते, तुम बोलो मैं मगन हूं और हो छगन, गांव में छगन हो, यहाँ मगन हो, तुम यहाँ लोग मगन ही बुलाएंगे। कहने का मतलब है, जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे राज्य, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन के लिए मोबाइल गए, मोबिलिटी हुई, काम के सिलसिले में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो दूसरी जगह जाने के बाद उन्होंने अपना व्यवहार ही बदल दिया। ब्राह्मण भी है, वो सरनेम बदल करके चिकन खा रहे हैं। अरे ऐसा होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना, देखा होगा तुमने। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी समझ गए, ठीक है। उसके बाद द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। ऑफ कोर्स द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। पहले जमींदारों की बहुत चलती थी, तो जमींदार बोलता है वो उसके हिसाब से, जमींदार्स रिप्रेजेंटेड द एज ओल्ड सिस्टम। एज ओल्ड सिस्टम कैसा था? एज ओल्ड सिस्टम ऐसा था कि ये ब्राह्मण है तो ये टॉप पर है, ये शूद्र है तो ये बॉटम में है। पर वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन वीक हो गई। पहले किसी को पैसा चाहिए होता था, वो लैंडलॉर्ड के सेठ साहब के पास, है ना, ताऊ जी के पास ही जाते थे, है ना, क्या बोलते, लाला सेठ के पास जाते थे, लाला के पास। अब जरूरी नहीं है, अब बहुत सारे बैंक्स आ गए हैं, सरकार भी एफर्ट्स कर रही है कि गरीबों को कम से कम इंटरेस्ट रेट में हम लोन दे सके। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ऑलराइट, Download the app now.